हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। अपने वो एसकेएनयू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम का है वो शेड्यूल जारी हो चुका है और जल्द ही है वो थ्योरी एग्जाम का भी शेड्यूल है वो आने वाला है। तो उसको अपन देखते हुए जल्द से जल्द है वो अपने जो सिलेबस बाकी है उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, चाहे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन नोट्स है वो आपको वहां पर अवेलेबल करवाई हुई है। तो एक बार आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर है जो बेस्ट से बेस्ट स्टडी कंटेंट है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो वहां से प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई को है वो जारी रखे और भी शानदार बनाने की है वो तैयारी करें। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी है आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर वगैरह है वो मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हुआ है या उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो भी आप है वो एक बार कमेंट करके वो हमें अवगत जरूर कराए, ताकि उसके ऊपर भी उस अमुक कंटेंट या फिर जो अमुक अपना टॉपिक है उसके ऊपर अपन कोई कोई अलग से सेमिनार वीडियो बने वगैरह बना कर है वो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, अपन बात कर रहे थे एग्राउंड 222 फार्मिंग सिस्टम है जो अपने एग्राउंड 222 है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। उसकी अपने एक क्लास है वो हो गई थी और उस एक क्लास के अंदर अपना एक टॉपिक हो गया था। आज अपन है वो सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के अंदर अपन है लगभग 2 से 7 टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। कितने टॉपिक क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स? टॉपिक संख्या 2 से लेकर 7 तक के है वो टॉपिक अपन एक ही क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से है वो अपन एक एक चीज को समझते हुए है इस क्लास को है वो पूर्ण करेंगे। तो ये क्लास बड़ी है थोड़ी, आप ये मत सोचना कि एक टॉपिक इतना बड़ा कैसे हो गया। तो आज की क्लास के अंदर टॉपिक संख्या 2 से टॉपिक 7 तक है वो सामूहिक रूप से अपन है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया था, लेकिन बाद में अगर अपने पास टाइम बचता है तो उस फर्स्ट टॉपिक का भी अपन है वो रिवीजन जरूर करेंगे। आज अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में। अपना जो सेकंड टॉपिक है एग्रोन फार्मिंग के अंदर वो है टाइप्स एंड सिस्टम्स और फार्मिंग सिस्टम्स। क्या है? टाइप्स एंड सिस्टम, यानी कि जो फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम से क्या क्या प्रकार है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा इनको फैक्टर करने वाले, इनके जो प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जो फार्मिंग सिस्टम के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन से कारक है जिनके कारण है वो अपना जो कृषि प्रणालियां है, कृषि प्रणालियां प्रभावित होती है, उनके बारे में अपन है वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन कृषि प्रणाली के प्रकार तथा कृषि की प्रणालियां कि कौन कौन सी है वो कृषि की प्रणालियां है और कौन कौन से है वो कृषि प्रणालियों के प्रकार है और उनको प्रभावित करने वाले, कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से, उन सब के बारे में अपन इस क्लास के अंदर है वो चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी है वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपन बात करने वाले हैं कृषि के प्रकार। किसके बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि के प्रकार। जो अपने फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करने वाले हैं, कृषि के बात कर प्रकारों की बात करने वाली है। तो इसमें अपने पहली कृषि आती है वो आती है विशिष्ट कृषि। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? पहली कृषि आती है, पहली कृषि का जो प्रकार है वो है विशिष्ट कृषि। विशिष्ट कृषि या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। कौन सी है? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट कृषि। विशिष्ट कृषि या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो अपना मुख्य कृषि होती है, मुख्य कृषि जो विशिष्ट कृषि के अंदर है अपने 50% से अधिक है वो एक फसल से अपन को उत्पादन प्राप्त होता है। उन सब के बारे में अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अगली है विविध या बहुप्रकारीय खेती। कौन सी है स्टूडेंट्स? विविध या बहुप्रकारीय खेती। डाइवर्स फार्मिंग है जो अपनी विविध या बहुप्रकारीय खेती है। फिर है मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सी है स्टूडेंट्स? मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। अगली है अपनी शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। ये अपने फार्मिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी जो अपनी कृषि है, कृषि के प्रकार है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से विस्तार, जो 6वां या 7वां क्वेश्चन आता है वह यहाँ से आ सकता है कि कृषि के कौन कौन से प्रकार है उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इनको अपन को है वो देखना है। अगला है सिंचित कृषि या इरिगेटेड फार्मिंग। जो सिंचित क्षेत्रों में होती है, सिंचित कृषि होती है। उसके अलावा अपनी है रेंज फार्मिंग। तो ये अपने 6 प्रकार की है वो कृषि फार्मिंग हो गई। अपने जो फार्मिंग है, फार्मिंग के कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। कौन कौन से? इसमें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग,
डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या विविध बहुप्रकारी अपन खेती बोल सकते हैं। उसके अलावा मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग और रेंज फार्मिंग, ये अपने 6 प्रकार की है वो फार्मिंग हो गई। उसके अलावा अपन बात करें कृषि प्रणालियों की, किसकी बात करें, अगर अपन फार्मिंग सिस्टम की बात करें कि फार्मिंग सिस्टम है ये कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी फार्मिंग सिस्टम होती है, उनकी में अपन बात करें स्टूडेंट्स। कृषि की प्रणालियां, कृषि की प्रणालियां में बात करें अपन तो पहली आती है काश्तकारी कृषि प्रणाली, जिसको अपन पेसेंट फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेसेंट फार्मिंग या काश्तकारी कृषि प्रणाली क्या होती है? उसके अंदर किसी काश्तकार होता है, जो खेती करने वाला वो किसान होता है, वो है वो खेती करता है। उसके अलावा सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव कृषि, इसके अंदर है जो 10-20 लोगों का समूह बनाकर है किसी समाज के उत्थान के लिए कृषि वगैरह की जाती है, वो सहकारी कृषि प्रणाली होती है। इनका अपन विस्तार से है वो चर्चा करने वाले हैं। फिर है राजकीय कृषि प्रणाली, कैपिटलाइज्ड फार्मिंग। राजकीय कृषि प्रणाली में है वो सरकार कृषि के ऊपर है वो नियंत्रण रखती है। अगली है पूंजीवादी या स्टेट फार्मिंग। पूंजीवादी कृषि प्रणाली में क्या होता है कि जो पूंजीवादी होते हैं, जो बड़े व्यवसायी होते हैं, वो है खेती करवाते हैं किसानों के माध्यम से, उनको है वो मजदूरी देके है वो खेती वगैरह करवाते हैं। फिर है सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। उसके अलावा यांत्रिक कृषि, मैकेनिलाइज्ड फार्मिंग। और मैकेनिज्ड फार्मिंग में बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैकेनिज्ड फार्मिंग में क्या होता है कि मनुष्य तथा जो पशुओं के द्वारा अपन खेती करते हैं उनको कम करके अधिक से अधिक कृषि के अंदर, खेती के अंदर अपन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसको अपन है वो यंत्रीकरण या यांत्रिक कृषि कहते हैं। फिर है निगम संचालित खेती, जो विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट होते हैं, जो निगम होते हैं, उन निगमों के द्वारा है जो एनजीओ के माध्यम से खेती की जाती है, उनको अपन है वो निगम संचालित फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। फिर है साझा या संयुक्त फार्मिंग। साझा या संयुक्त फार्मिंग में बात करूं तो इसमें जॉइंट फार्मिंग है वो आती है। कृषि प्रणाली की बात करूं तो साझा या संयुक्त कृषि प्रणाली है। तो अपने ये हो गई 8 प्रकार की कृषि प्रणाली। कितने प्रकार की स्टूडेंट्स? 8 प्रकार की कृषि प्रणाली हो गई, और 6 प्रकार अपन ने वो कृषि के प्रकार पढ़ लिए। इनका आप है वो एक बार इन 8 और 6 का है वो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन को ये याद करना है। अधिकतर जो छठा सातवां क्वेश्चन होता है वो इन्हीं से है वो पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं एक एक के बारे में। पहला अपन पढ़ेंगे विशिष्ट कृषि। कौन सी पढ़ेंगे? जो अपनी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, विशिष्ट कृषि होती है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि विशिष्ट कृषि है वो क्या होती है, विशिष्ट कृषि किसे कहते हैं। विशिष्ट कृषि की मैं बात करूं तो विशिष्ट कृषि से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करते हैं। विशिष्ट कृषि किसको कहते हैं कि कोई भी अपना, मान लो ये खेत है, क्या स्टूडेंट्स, ये अपना खेत है, इस खेत के अंदर अगर कोई भी फसल या कोई भी उद्यम है जिससे अपन को 50% से अधिक है वो आय प्राप्त होती है। कितने परसेंटेज? 50% से अधिक। 50% से अधिक है वो अपन को आय प्राप्त होती है। उसके अलावा कोई अन्य फार्मिंग बेस्ड हो गया उसकी वो की जाती है। तो ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत किसी फसल या किसी भी कृषि से रिलेटेड उद्यम हो गया, जैसे मत्स्य पालन हो गया। अगर मत्स्य पालन नहीं है अपन को है वो कुल अपनी जो वार्षिक आय होती है किसान की, उस कुल वार्षिक आय में से 50% से अधिक, 50%, 50% या 50% से अधिक जो अपन को आय प्रदान करती है अगर कोई फसल या कोई उद्यम, तो उसको अपन है वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं, विशिष्ट खेती कहते हैं। इसमें कोई भी, जैसे अपन मान लो यहाँ पर गन्ने की फसल लगाई है तो अपन इसको बोलेंगे गन्ने की खेती है, ये स्पेशलिस्ट या विशिष्ट गन्ने की खेती है। या फिर अपन को मान लो 50% से अधिक है वो वानिकी या मत्स्य पालन से अपन को है वो प्राप्त होता है, तो अपन कहेंगे मत्स्य फार्मिंग है यहाँ पर। उस प्रकार को अपन कहते हैं विशिष्ट फार्मिंग। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मुख्य कृषि है वो मुख्य कृषि या फिर मुख्य उद्यम होता है, जो कृषि उद्यम होता है, मुख्य कृषि उद्यम वो 50% से अधिक अपन को आय प्रदान करता है। कितनी? 50% या फिर 50% से अधिक अपन को आय प्रदान करता है। और जो अन्य उप कृषि उत्पाद उद्यम है वो अपन को है वो 50% या 50% से कम है वो आय प्रदान करता है। अगर मुख्य कृषि उद्यम 50% या 50% से अधिक अपन को है वो आय प्रदान करता है, वार्षिक आय, तो उसको अपन है विशिष्ट फार्मिंग कहते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में चाय, कहवा, गन्ना आदि की खेती की जाती है तथा उनसे 50% से अधिक प्रक्षेत्र आय प्राप्त होती है, तो उन प्रक्षेत्रों को चाय, कॉफी या कहवा, गन्ना फार्म की
के नाम से पुकारा जाता है। जो चाय के बागान होते हैं, उन चाय के बागान या गन्ने की खेती, कहवा की खेती हो गई, उनके अंदर क्या होते हैं, विशेष उन्हीं की चाय के बागानों में सिर्फ चाय की खेती करते हैं। तो अपन को है वो कल जो अपनी वार्षिक आय है उससे अपन को 50% से अधिक है वो अपन को लाभ प्राप्त होता है। 50% या फिर 50% से अधिक, तो उसको अपने विशिष्ट फार्मिंग कहते हैं। तो ये हो गया विशिष्ट फार्मिंग। अब अपन देखते हैं इनके क्या क्या गुण है, विशिष्ट फार्मिंग के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती है, उन सब के बारे में अपन ने वो चर्चा करने वाले हैं। विशिष्ट फार्मिंग में अगर करेक्टर की बात करूं स्टूडेंट्स, गुण की बात करूं कि इसके कौन कौन से गुण है, तो गुणों में आती है खेती शुरू करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर अपन विशिष्ट फार्मिंग या विशिष्ट खेती शुरू करते हैं, तो विशिष्ट एग्रीकल्चर करने के लिए, अपन विशिष्ट फार्मिंग करने के लिए, विशिष्ट खेती करने के लिए अपन को है वो कम से कम धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अपन मान लो एक ही प्रकार के अपन को है वो प्लांट मटेरियल खरीदना होगा या फिर सीड वगैरह खरीदना है, तो अपन को कम धन की आवश्यकता होगी। साधारणतया सीमित प्रकार की उपज प्राप्त होती है। इससे अपन को है वो सीमित उपज प्राप्त होगी। अगर मान लो अगर अपन गन्ना की खेती कर रहे हैं, तो अपन को है वो गन्ने की एक सीमित उपज है वो प्राप्त होगी। अधिक अपन को दो से या तीन, फिर दो से अधिक उपज अपन को प्राप्त नहीं होगी। जैसे अपन गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो अधिकतर अपन को गन्ने की उपज ही प्राप्त होगी। और अगर अपन मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपन को अधिक वो अलग प्रकार की है वो खेती प्राप्त, अपन को है वो अधिक उपज प्राप्त होगी, अलग अलग प्रकार की उपज प्राप्त होगी। लेकिन अपन विशिष्ट फार्मिंग के अंदर अपन को अलग अलग प्रकार की उपज प्राप्त ना होगी, एक सीमित उपज प्राप्त होती है। उसको बार बार बिक्री नहीं करना पड़ता है, इनको है वो बार बार बिक्री नहीं करना पड़ता है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपन को है वो एक साल में उपज प्राप्त हो जाती है, तो अपन एक थोक के रूप में बिक्री कर देते हैं। बिक्री सुगमता से हो जाती है। विभिन्न तरह की फसलों हेतु भिन्न भिन्न तरह के यंत्र की आवश्यकता होती है। अगर अपन अलग एक ही खेत के अंदर, ये मान लो अपना खेत है, इसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार की है वो खेत फसलें उगाएंगे, तो अपन को अलग अलग प्रकार के है वो कृषि यंत्रों की आवश्यकता होगी। अलग अलग प्रकार के अपन फसलें उगाएंगे, तो उनके अंदर निराई गुड़ाई करने के यंत्र अलग होंगे, या फिर उनकी कटाई करने के, हार्वेस्टिंग के, थ्रेसिंग के जो यंत्र होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अलग अलग खेती के लिए अपन को अलग अलग यंत्रों की आवश्यकता होगी। लेकिन विशिष्ट फार्मिंग के अंदर अपन को एक मुख्य फसल होती है, उस मुख्य फसल के लिए किसी एक विशेष यंत्र का ही अपन को आप जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए विशिष्ट फार्मिंग अपन को, विशिष्ट फार्मिंग के अंदर अपन को अलग अलग यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा अपन को पूंजी की बचत होगी। जब अपन को अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो अपना जो कैपिटल है, अपनी जो पूंजी है, उसके अंदर अपन की बचत होगी। फार्म के प्रबंधन में काफी सुविधा रहती है। जब अपन एक ही प्रकार की कोई फसल उगाते हैं या एक ही विशिष्ट प्रकार का अपन उद्यम करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट होता है, जो मेंटेनेंस होता है, वो अपन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार की अपन कृषि प्रणाली, अगर अलग अलग प्रकार की अपन उसके अंदर फार्मिंग वो करेंगे, अगर अपन फसलें उगाएंगे, तो उनके अंदर रोगों का प्रभाव भी अलग अलग रहेगा, कीटों का प्रभाव भी अलग अलग रहेगा। तो उनके मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि विशिष्ट में खेती में फार्म के प्रबंधन में अपन को सुविधा होती है, मैनेजमेंट अपन आसानी से कर लेते हैं। फिर मैं बात करूं तो श्रमिकों की कार्य क्षमता अधिक होती है। जो विशिष्ट फार्मिंग होती है, उनके अंदर श्रमिकों की कार्य क्षमता अधिक होती है। श्रमिकों को पता होता है कि पूरे दिन अपन को एक ही कार्य करना है, तो लगातार उसके अंदर करते रहते हैं। या फिर अन्य रीजन भी हो सकते हैं, एक बार इस खेत में, एक बार उस खेत में, ऐसे जाना नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूटी उनके अंदर है वो बनी रहेगी। आधुनिक उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जो अपन विशिष्ट फार्मिंग अपनाते हैं, तो विशिष्ट फार्मिंग के अंदर अपन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है जो कृषि उत्पादन की, उन तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके मुख्य गुण हो गए। उसके अलावा अपन बात करें तो कार्य करने हेतु किसान कृषि विधियों से और प्रशिक्षण भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो विशिष्ट फार्मिंग होती है, उस विशिष्ट फार्मिंग के कार्य करने के लिए जो किसान है वो प्रशिक्षण लेता है। किसान है वो अन्य प्रकार के लोगों से वो प्रशिक्षण लेता है, तो वो प्रशिक्षण है वो आसानी से ले सकता है। क्या प्रशिक्षण है वो आसानी से ले सकता है, एक ही फसल पर प्रशिक्षण आसानी से ले सकता है। लेकिन अलग अलग जो फसलें उगाएगा या अलग अलग कृषि उद्यम, जैसे कृषि उद्यमों में वानिकी आ जाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाती है, मत्स्य पालन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, तो उनको है वो अधिक माथापौड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन विशिष्ट फार्मिंग के अंदर है वो एक ही प्रकार की कृषि उद्यम या खेती करता है, तो उसको प्रशिक्षण है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। उसके अलावा अब अपन इसके बात करें अवगुणों की, क्योंकि कौन कौन सी इसके है वो
अवगुण कौन कौन से है इसके अंदर, कौन कौन से मतलब है जो अच्छे गुण नहीं है इसके अंदर, तो इसमें मर्दा श्रम धन का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि मर्दा श्रम धन का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। मान लो मर्दा है, अपनी मर्दा के अंदर एक किसी पोषक तत्व की अधिकता है, जो अपन ने फसल उगाई है उस फसल के लिए वो पोषक तत्व आवश्यक नहीं है, तो अपने जो पोषक तत्व मर्दा के अंदर बचे हैं उनका अपन उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, धन का अपन पूर्ण है वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि होती है वो अधिक होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, जो अपनी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उस नेचुरल डिजास्टर से वो अधिक हानि होती है। मान लो अगर अपन गन्ने की खेती कर रहे हैं, विशिष्ट फार्मिंग में गन्ने की खेती की है, तो गन्ने की खेती की है तो इसके अंदर अपनी मुख्य फसल गन्ना ही है, जिसकी अपन कुल आय का 50% या 50% से अधिक अपन को उत्पादन देगा, वो कौन सी फसल देगी, गन्ना देगी। लेकिन गन्ना के अंदर है कुछ प्रकार के कीटों का आक्रमण हो जाता है, किसका, कीट या रोगों का आक्रमण हो जाता है। तो विशिष्ट फार्मिंग के अंदर गन्ना है, गन्ना था अपना शुगर केन की फसल थी, सो शुगर केन की फसल में कीटों या रोगों का प्रकोप हो गया, उससे शुगर केन की फसल अपन को नष्ट हो गई, तो इससे क्या रिस्क अपन को अधिक होगी। लेकिन अगर अपन वो दूसरे प्रकार की है जो बहु प्रकारीय खेती करते हैं, तो बहु प्रकारीय खेती के अंदर अपन गन्ना आलू वगैरह सब उगाते हैं, तो उसमें अगर एक फसल गन्ना की नष्ट हो जाती है बहु प्रकारीय में, तो अपन को है उसकी सब्स्टिट्यूट फसल होती है, जो आय जो आलू वगैरह होती है उनसे अपन को है आय प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका मुख्य अवगुण है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि होती है वो विशिष्ट फार्मिंग में अधिक होती है। उसके अलावा एक ही फसल उगाने के कारण खरपतवार का प्रकोप भी अधिक होता है। कोई विशेष फसल उगा देते हैं अपन, एक ही प्रकार की फसल उगा देते हैं, तो उसके अंदर है जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों का प्रकोप भी अधिक होता है। उसके अंदर वीड है वो अधिक, वीड का प्रकोप है वो अधिक हो जाता है, खरपतवार अधिक लग जाते हैं, किसान का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। अगर मान लो एक ही प्रकार के कोई फसल उगाता है और उसके अंदर किसी प्रकार की नेचुरल डिजास्टर से है वो फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान के जो जीवन का स्तर है वो भी है वो कहीं ना कहीं घट जाता है। तो ये हो गई अपनी विशिष्ट फार्मिंग, विशिष्ट प्रकार की खेती। अब अपन बात करते हैं बहुप्रकारीय खेती की। कौन सी बात करते हैं, बहुप्रकारीय खेती की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अपन को है कुल आय से 50% या 50% कम है वो उत्पादन होती है। इसमें अपन है अलग अलग 2 या 3 प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं, या 2-3 प्रकार के कृषि उद्यम को है अपन इसमें अपनाते हैं। बहुप्रकारीय कृषि की मैं बात करूं, बहुप्रकारीय खेती की बात करूं, तो इस कृषि से तात्पर्य उन जोतों और क्षेत्रों से है जिन पर आय के स्रोत कई कृषि उद्यमों या फसलों पर निर्भर करता है। जिन कृषि जोत या जिन कृषि क्षेत्रों के अंदर आय है अपन को कई प्रकार के कृषि उद्यमों या कृषि फसलों से प्राप्त होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुप्रकारीय खेती बोलते हैं। आय के स्रोत है वो कई प्रकार के कृषि उद्यम, जो अपने कई प्रकार के कृषि उद्यम में एंटरप्रेन्योर है उनसे प्राप्त होते हैं, या फिर फसलों पर है वो कई प्रकार की जो अलग अलग फसलें होती है उन पर निर्भर करता है। तथा किसी भी उद्यम से क्षेत्र के कुल आय का 50% से अधिक लाभांश प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कृषि उद्यम हो गया या फिर कोई भी कृषि हो गई, फसल हो गई, उस फसल से अपन को कुल वार्षिक आय है वो 50% से अधिक है वो प्राप्त नहीं होती है, 50% से कम ही प्राप्त होती है। ऐसे कृषि क्षेत्रों को विविध क्षेत्र या जनरल फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विविध क्षेत्र या जनरल फार्मिंग कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि उद्यम या कृषि खेती की जाती है। इसमें अपन देख सकते हैं इसके अंदर फसल उत्पादन भी हो रहा है, मत्स्य पालन भी हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, मधुमक्खी पालन हो रहा है, पशु पालन हो रहा है। तो इसमें से ऐसी कोई भी कृषि आय या कृषि स्रोत अपन बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी कृषि बिजनेस नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, कृषि उद्यम नहीं है, या फिर ऐसी कोई भी कृषि फसल नहीं है जिससे अपन को 50% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। 50% या फिर 50% से अधिक अपन को लाभ प्राप्त करने वाली इसके अंदर कोई भी कृषि उद्यम या कृषि जो फसल है वो नहीं है। फसल उत्पादन है, कोई भी अपन फसल उगा सकते हैं, उसके साथ में अपन मत्स्य पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, पशु पालन कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा कृषि उद्यम या कृषि नहीं है, कृषि खेती नहीं है जो अपन को 50% से वो अधिक आय प्रदान करती है। कोई भी ना तो कोई फसल है इसके अंदर, ना इसके अंदर कोई भी कृषि उद्यम है। अगर 50% या फिर अगर मैं बात करूं 50% से अधिक अपन को कोई आय प्रदान कर रहा है कृषि उद्यम, तो उसको अपन विशिष्ट फार्मिंग बोलेंगे।
जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर है बहु प्रकारीय खेती के अंदर कोई भी अपन को 50% या 50% से अधिक अपन को लाभांश प्रदान नहीं करता है, हमेशा ही 50% से नीचे ही लाभांश प्रदान करेगा। अब अपन बात करते हैं कि विशिष्ट कृषि और जो विविध कृषि है इसके अंदर कौन कौन से मुख्य अंतर है। क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट कृषि और विविध कृषि के अंदर कौन कौन से अंतर है। मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो विशिष्ट कृषि में फार्म पर एक या दो धंधे ही चलाए जाते हैं। विशिष्ट कृषि में क्या होंगे, फार्म पर एक या दो धंधे चलाए जाते हैं, जैसे गन्ने की खेती हो गई या फिर उसके साथ में पशुपालन हो गया। तो इसमें गन्ने की खेती है वो अपन को विशिष्ट फार्मिंग होगी, जो अपन को 50% से या इससे अधिक लाभ प्रदान करेगी। लेकिन विविध कृषि के अंदर इसमें धंधों की संख्या अनेक हो सकती है। विविध के अंदर है मत्स्य पालन भी हो सकता है, उसके साथ में पशुपालन हो सकता है, उसके साथ में एपीकल्चर भी हो सकता है, साथ में फूलों की खेती भी हो सकती है। तो विविध कृषि के अंदर है वो अधिक धंधे होते हैं, लेकिन विशिष्ट कृषि के अंदर 2 या 3 धंधे ही होते हैं, अधिकतम इससे अधिक नहीं होते, 1-2 धंधे ही होते हैं। विशिष्ट कृषि आय के स्रोत सीमित या 1-2 ही होते हैं। विशिष्ट कृषि के अंदर है आय के स्रोत सीमित होते हैं। अगर अपन मान लो गन्ने की फसल उगाते हैं तो अपन को आय का स्रोत एक ही होगा, गन्ना होगा। लेकिन विविध प्रकार की खेती के अंदर है अपन को कई अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त होती रहती है। मत्स्य पालन से अपन को आय प्रदान होगी, तो अपन को मधुमक्खी पालन से आय प्राप्त होगी। इसमें अलग अलग स्रोतों से अपन को आय प्राप्त होती है विविध कृषि के अंदर। लेकिन विशिष्ट कृषि के अंदर अपन को 1 या 2 स्रोतों से ही आय प्रदान होती है। उसके अलावा मैं बात करूं और तो विशिष्ट के अंदर मुख्य धंधे से 50% या 50% से अधिक आय प्राप्त होती है। जो विशिष्ट फार्मिंग होती है, विशिष्ट के अंदर अपन को जो मुख्य धंधा होता है, कोई भी कृषि उद्यम हो गया, यहाँ पर कोई भी कृषि फसल हो गई, उससे अपन को 50% या 50% से अधिक लाभ प्रदान होगा। लेकिन बहु प्रकारीय खेती के अंदर अपन को 50% से वो हमेशा कम लाभ प्रदान होगा। धंधे के लिए विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार की अगर अपन फार्मिंग कर रहे हैं, एक ही प्रकार का अपन कोई कृषि उद्यम या कृषि फसल अपना रही है, तो उसके लिए अपन को विशिष्ट तकनीकियों की आवश्यकता रहती है। और इसमें बहु प्रकार में सामान्य तकनीकी की आवश्यकता ही होती है, जिसमें अपन विविध प्रकार के अलग अलग अपन कृषि उद्यम वगैरह कर सकते हैं। विशिष्ट में आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जो विशिष्ट खेती करते हैं अपन, विशिष्ट खेती के अंदर, विशिष्ट फार्मिंग के अंदर अपन मॉडर्न कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, जबकि बहु प्रकारियों में अपन परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं। क्या करते हैं, परंपरागत तरीकों से अपन खेती करते हैं, जो अपने ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है, उन तरीकों को अपन अपनाते हैं। विशिष्ट में शुद्ध लाभ कब मिलता है, जो शुद्ध लाभ होता है, जो प्योर बेनिफिट होता है, वो विशिष्ट के अंदर कम मिलता है। लेकिन इसके अंदर बहु प्रकारियों के अंदर शुद्ध लाभ होता है, वो अपन को अधिक प्रदान होता है। अब अपन बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करेंगे, मिश्रित खेती की बात करेंगे। अगर मैं मिक्स्ड फार्मिंग की बात करूं तो मिश्रित खेती के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक कृषि उद्यम में अपन कर सकते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, उसके साथ में डेयरी उद्योग हो गए, पशुपालन के साथ में डेयरी उद्योग, एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी, मत्स्य पालन आदि उद्योग धंधे किए जाते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ में उसके साथ में अपन पशुपालन कर सकते हैं, डेयरी उद्योग कर सकते हैं, कृषि वानिकी अपना सकते हैं, आदि धंधे वो साथ में किए जा सकते हैं। मिश्रित के अंदर अपन है फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि उद्योग धंधे वो साथ में करते हैं। ये एक बहु प्रकारीय कृषि है। क्या है, एक प्रकार अपन जो अपन पीछे बहु प्रकारीय कृषि पढ़े थे वो ही होता है। इसमें फसल उत्पादन व पशुपालन एक दूसरे पूरक का काम करते हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन क्या होते हैं, एक दूसरे पूरक का काम करते हैं। यह भी एक प्रकार की बहु प्रकारीय ही खेती है। बहु प्रकारीय खेती के अंदर जैसे अपन कोई भी अपन को कृषि उद्यम या कोई भी कृषि फसल है अपन को 50% से अधिक लाभ प्रदान नहीं करती थी, तो वैसे ही ये भी है, इसके अंदर भी अपन फसल उत्पादन के साथ में अन्य कृषि उद्यम भी अपनाते हैं। अब अपन देखते हैं इनके कौन कौन से एडवांटेज है। अगर मैं इसके लाभ की बात करूं तो पहला है फॉर्म शक्ति की प्राप्ति। फॉर्म शक्ति की प्राप्ति कैसे हो गई, अगर अपन फसल उत्पादन कर रहे हैं, फसल उत्पादन के साथ में फसलों उत्पादन के साथ में अगर अपन है वो कृषि का
पशुपालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पशुपालन कर रहे हैं, तो अपन को है विभिन्न प्रकार के जो गाय होती है, गाय और भैंसें होती है, पशुपालन कर रहे हैं, तो अपन को है फार्म शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो पशुपालन से है, जो बैल वगैरह होते हैं उनको अपन एक कृषि के अंदर एक काम में ले सकते हैं। तो जैसे घर की गाय अथवा भैंस कृषि कार्य के संपादन हेतु बैल अथवा भैंसा प्राप्त हो जाते हैं। अपन को बैल कृषि कार्य करने के लिए या बाहर रोने के लिए अपन को है बैल या फिर अपन को भैंस प्राप्त हो जाती है। तो इससे अपन को है फार्म शक्ति वृद्धि होती है। उसके अलावा उर्वरक पर कम निर्भर रहना पड़ता है। अगर अपन पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं के गोबर से अपन को कार्बनिक खाद्य प्राप्त होती है। उससे अपन को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो अपन को कृषि जो फर्टिलाइजर वगैरह है, उर्वरक वगैरह, उस पर अपन को कम निर्भर रहना पड़ता है। पशुओं से प्राप्त गोबर व मूत्र उत्तम किस्म के खाद का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, जो पशु होते हैं, पशुओं से विभिन्न प्रकार का गोबर और जो अपन को मूत्र प्राप्त होता है, उससे अपन उत्तम किस्म की खाद का है वो निर्माण कर लेते हैं, जिसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जो अपन को आवश्यक पोषक तत्व होते हैं फसलों को, वो उनके अंदर विद्यमान होते हैं। इस प्रकार रासायनिक उर्वरक पर किसान की निर्भरता कम हो जाती है। अगर अपन पशुपालन कर रहे हैं तो गोबर वगैरह होता है पशुओं का, उससे अपन को खाद प्राप्त हो जाती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रासायनिक उर्वरकों पर किसान की निर्भरता घट जाती है। अगला है पुनः उत्पादनीय ऊर्जा की प्राप्ति। कौन सी ऊर्जा, पुनः उत्पादनीय ऊर्जा, जैसे गोबर गैस वगैरह पर प्राप्त हो जाता है, ईंधन प्राप्त हो जाता है। तो पशुओं के गोबर से आधुनिक ऊर्जा के साधन जैसे गोबर गैस प्राप्त की जा सकती है। क्या पशुओं के जो गोबर होता है, पशुओं के गोबर से अपन को गोबर गैस प्राप्त की जाती है। गोबर गैस कैसे बनाती है, उसके लिए इंजीनियरिंग की क्लास है वो अपने जल्द ही एक वन शॉट क्लासेज अपलोड कर दी जाएगी, जिस 2-3 घंटों के अंदर है संपूर्ण सिलेबस है, मुख्य जो सिलेबस है वो है पढ़ा दिया जाएगा। घर के ऊर्जा विकल्प में भोजन, ईंधन और प्रकाश में प्रयुक्त होती है। जो गोबर होता है उसे अपन ईंधन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपन को प्रकाश प्राप्ति हो सकती है। घरेलू तथा राष्ट्रीय बचत में योगदान देता है। अब बात करते हैं भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि। भूमि की उर्वरक शक्ति होती है, फर्टिलाइजर की जो कैपेसिटी होती है उसमें भी वृद्धि होगी। मिश्रित कृषि में फसलों उत्पादन तथा पशु पालन दोनों ही किया जाता है। जो मिश्रित कृषि होती है उसमें अपन फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ में करते हैं। अतः तरह तरह की फसलों के साथ साथ में पशुओं की गोबर की खाद के कारण मृदा की उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है। उसके अलावा गृह श्रम भरपूर उपयोग हो जाता है। अगर अपन गृह श्रम की बात करें तो गृह श्रम की भरपूर अपन को उपयोग हो जाता है। जो घर के मजदूर होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, उन घर के लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे होते हैं। तो उनमें अपन अगर विविध प्रकार की कृषि अपनाएंगे तो आधे कार्य है वो पशुपालन में लग जाएंगे, आधे फसल उत्पादन कार्य करने में लग जाएंगे। तो गृह श्रम होते हैं उनके भी भरपूर उपयोग हो जाती है, जिससे जो अपनी छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी के अंदर कमी आती है। फिर है उप पदार्थों का अनुकूलन चक्रण हो जाता है। जो कृषि उत्पाद उप उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं, जैसे गोबर हो गया। उसके अलावा जो फसल की बात करें तो दाना के अलावा जो फूसा वगैरह प्राप्त होता है उसका भी है वो फूसा, गोबर फूसा होता है वो पशुओं को खाने के काम में आ जाता है। जो उप पदार्थ होते हैं उनका भी अनुकूलन चक्रण हो जाता है। सतत आय की प्राप्ति होती रहती है, लगातार है वो आय की प्राप्ति होती रहती है। अगर मैं बात करूं पशुपालन की तो जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है पशुपालन किया जाता है। तो उससे है वो सतत आय प्राप्त होती रहती है। घर का है खर्चा है वो, जो सामान्य किसान होता है वो पशुपालन के द्वारा घर का खर्चा है वो आसानी से वो निकाल सकता है। लगातार अपन को आय प्राप्त होती रहती है। प्राकृतिक आपदाओं का कम दुष्प्रभाव होता है। अगर अपन विविध कृषि कर रहे हैं तो इसके अंदर अपन को प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा। कोई विशेष फसल पर रोग अथवा कीटों का है वो आक्रमण होने से उसकी जो सब्स्टिट्यूट फसल है उसके साथ में उगाई गई है उससे अपन को अधिक से लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जो अपनी प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर है उससे अपन को कहीं ना कहीं कम खतरा रहता है। अब अपन बात करते हैं शुष्क कृषि प्रणाली, जो ड्राई फार्मिंग सिस्टम होता है। शुष्क कृषि प्रणाली क्या होती है उसकी अपन बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 800 mm से कम होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 800 मिलीमीटर से कम होती है। कितने मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर से कम होती है। और फसल उत्पादन केवल वर्षा ऋतु अथवा संरक्षित वर्षा जल पर ही आधारित होता है, उसको अपन शुष्क कृषि प्रणाली कहते हैं।
शुष्क कृषि प्रणाली क्या होती है कि ऐसे कृषि क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 800 मिलीमीटर से कम होती है, वहां पर जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसको अपन शुष्क कृषि कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि है वो पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर रहती है। यहाँ पर जो अपन वर्षा जल का संरक्षित करते हैं उसको है खड़ीन वगैरह बनाकर उसको संरक्षण करते हैं, फिर उसे अपन कृषि कार्य करते हैं, तो उसको अपन शुष्क कृषि प्रणाली कहते हैं। शुष्क कृषि के संक्षेप में कहा जा सकता है कि शुष्क कृषि फसल उत्पादन की वह सुथरी हुई प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखकर भरपूर उत्पादन किया जाता है। शुष्क खेती क्या होती है? शुष्क खेती वो कृषि प्रणाली है जो कृषि की सुथरा हुआ रूप है, वो सुथरी हुई कृषि प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। जिसमें क्या करते हैं, किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा को है वो सुरक्षित रखा जाता है तथा उससे है वो अपन क्या करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसको अपन शुष्क कृषि कहते हैं। अगला है अपना रेचिंग फार्मिंग। कौन सी है स्टूडेंट्स? रेचिंग फार्मिंग। अगर मैं रेचिंग फार्मिंग की बात करूं तो ऐसी कृषि होती है जो पशुओं के चराने के काम में आती है। इस प्रकार की खेती में खेत की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है। जो रेचिंग फार्मिंग होती है उसके अंदर अपन खेत की जुताई, खेत की बुआई, खेत की गुड़ाई, खेत की निराई है वो नहीं करते हैं और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। रेचिंग फार्मिंग के अंदर है फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। न्यू टाइप मिड टर्म के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेचिंग फार्मिंग, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसके अंदर है वो फसलों का उत्पादन नहीं करते हैं, तो अपन को बताना है रेचिंग फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? रेचिंग फार्मिंग के अंदर है वो फसलों का उत्पादन है वो नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर इन विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़, बकरी आदि को है वो चराया जाता है। रेचिंग फार्मिंग कौन सी फार्मिंग को बोलते हैं? जहां पर अपन भेड़ बकरी है वो चराते हैं, अपन जैसे को गोचर बोलते हैं। या अब एक ओरन शब्द है वो मारवाड़ के अंदर आज पश्चिमी राजस्थान में फेमस हो गया है। तो ओरन है वो, ओरन बचाओ कार्यक्रम भी है, कई प्रकार के आंदोलन भी है वो चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी कृषि या ओरन गोचर भूमि अपन बोलते हैं जहां पर अपन कृषि कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ वहां पर भेड़ बकरी आदियों को है पशुओं को चराया जाता है। यहाँ पर ऐसी भूमि जहां पर पशु चारण के कार्य करते हैं उसको अपन रेचिंग फार्मिंग कहते हैं। ये भारत के अंदर है। रेचिंग फार्मिंग में किसी भी एक विशिष्ट किसान का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि ऑस्ट्रेलिया, रेचिंग फार्मिंग कहाँ की फेमस है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, तिब्बत, अमेरिका तथा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। जो रेचिंग फार्मिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पशुपालन सर्वाधिक होता है, डेनमार्क, तिब्बत, अमेरिका और भारत के पर्वतीय क्षेत्र है उनके अंदर की जाती है। भारत में रेच कृषि पर किसी का भी स्वामित्व नहीं होता है। भारत के अंदर जो रेच कृषि होती है, जो चारण भूमि होती है, उस चारण भूमि पर है वो किसी का भी है वो अधिकार नहीं होता है, वहां पर कोई भी है वो पशु चरा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर उगी वनस्पति का कोई व्यक्ति अपने पशु चराने के उपयोग की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो सार्वजनिक स्थान पर वनस्पति उगी है उसको है वो पशु चरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा तिब्बत में भेड़ बकरी रखने वाले किसानों को रेचर कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जो तिब्बत के अंदर भेड़ बकरी रखने वाले जो किसान होते हैं उनको अपने यहाँ गडरिया कहते हैं और वहां पर उनको क्या कहते हैं? रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेचर कहते हैं। तथा इनका रेच भूमि पर अपना स्वामित्व होता है। जो रेच भूमि होती है उनके ऊपर रेचर का है वो खुद का स्वामित्व होता है। और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर वो बीकानेर रेचिंग हेतु मशहूर है। भारत के अंदर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो बीकानेर जो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र, उसके अलावा जो बीकानेर की भूमि है वो रेच के लिए है वो फेमस है, रेच के लिए मशहूर है। अब अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग यानी कि कृषि की प्रणालियां। अपन देखते हैं कि कौन कौन सी है वो कृषि की प्रणालियां हैं। अगर मैं कृषि की प्रणालियों की बात करूं, कृषि की प्रणालियां सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तो इसमें है पहला है राज्य कृषि प्रणाली। कौन सी है? पहली है राज्य कृषि प्रणाली। राज्य कृषि प्रणाली में है वो सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है स्टूडेंट्स? राज्य कृषि प्रणाली पर सरकार का है पूर्णतः अधिकार होता है। वे कृषि क्षेत्र जो मूलतः सरकार के होते हैं, किसके होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे कृषि क्षेत्र जो मूलतः सरकार के होते हैं तथा उन पर की जाने वाली कृषि राजकीय कृषि कहलाती है। ऐसे कृषि क्षेत्र जो मूलतः सरकार के होते हैं और उन पर की जाने वाली कृषि को अपन क्या बोलते हैं?
राजकीय कृषि है वो राजकीय कृषि के नाम से जानते हैं। इन कृषि के क्षेत्रों में भूमि का प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। जो राज्य कृषि प्रणाली होती है, राज्य कृषि प्रणाली के अंदर भूमि का प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के द्वारा राज्य कृषि प्रणाली में भूमि का है वो प्रबंधन किया जाता है। इस प्रणाली में प्रबंधनकर्ता तथा कृषि श्रमिकों की क्षमता निम्न कोटि की होती है। जो कृषि प्रणाली होती है, राज्य कृषि प्रणाली, उसमें जो प्रबंधनकर्ता होते हैं, उन प्रबंधनकर्ता तथा जो कृषि श्रमिकों की क्षमता होती है वो निम्न कोटि की होती है, क्योंकि कार्य के अच्छा या बुरा चलने पर कोई असर नहीं पड़ता है। सरकारी होती है तो अच्छा वो कार्य या बुरा हो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत में इस प्रकार की खेती राजस्थान व उत्तर प्रदेश में की जाती है। भारत की अगर मैं बात करूं तो राज्य कृषि प्रणाली उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर की जाती है। अगली है पूंजीपति खेती प्रणाली। पूंजीपति खेती प्रणाली की मैं बात करूं तो इस कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं और इन बड़े भूखंडों को अन्य लोगों व सरकार के द्वारा अधिग्रहित करते हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास में बड़े बड़े भूखंड होते हैं और ये इन बड़े बड़े भूखंडों को है वो अन्य जो लोग होते हैं उन लोगों से खरीदते हैं। यहाँ पर है सरकार के द्वारा है ये अधिग्रहित करते हैं। और ये पूंजीपति होते हैं मजदूरों की सहायता से आधुनिक तकनीकों तथा साधनों का उपयोग करके भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। जो ये पूंजीपति होते हैं ये मजदूरों की सहायता से इस आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं तथा साधनों का उपयोग करके भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं और अधिकतम आय प्रदान करते हैं। सामान्यतः अगर मैं पूंजीपति फार्मिंग की बात करूं तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर फेमस है। किन के अंदर फेमस है, जो अमेरिका और ब्रिटेन होते हैं वहां पर है वो पूंजीपति फार्मिंग की जाती है, पूंजीपति खेती प्रणाली है वहां पर की जाती है। भारत में भी यह व्यवस्था चाय, कॉफी तथा रबड़ के बागानों में अधिक प्रचलित है। भारत के अंदर जो चाय, कॉफी और रबड़ के बागान है वहां पर पूंजीपति फार्मिंग सिस्टम है वो अधिक पर्याप्त है। अगला है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती में इस प्रणाली के अंतर्गत जोतों का एकत्रीकरण कर लिया जाता है। सामूहिक खेती के अंदर क्या करते हैं, किसान है वो जोत होते हैं, अपने जो खेत होते हैं उन सबको एकत्रीकरण कर लेते हैं और सामूहिक रूप से वो वहां पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। जो भूमि का स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए होता है, संपूर्ण समाज में वो निहित होता है। भूमि के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को पशु, कृषि औजार आदि के अधिकार से भी है वो अलग हो जाना पड़ता है। भूमि के साथ साथ सामूहिक कृषि में जो कोई भी व्यक्ति है जिसका पशु है, कृषि औजार है, इनसे है वो अधिकार है वो खो जाना पड़ा, अधिकार है वो अलग हो जाना पड़ता है। सामूहिक कार्यों में सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। सामूहिक कार्य होते हैं, उन सामूहिक कार्यों के सदस्यों का है वो समानता का अधिकार किया जाता है, समानता से व्यवहार करते हैं। सामूहिक खेती करने वाले सदस्य मिलकर एक प्रबंधन समिति का निर्वाचन करते हैं। जो सामूहिक खेती करने वाले सदस्य होते हैं वे मिलकर एक प्रबंधन समिति का निर्वाचन करते हैं। इस प्रबंधन समिति के निर्देशन में सदस्य आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। जो कमेटी बनती है प्रबंधन कमेटी, उस प्रबंधन कमेटी के निर्देशन में है वो कृषि कार्य किया जाता है। अगला है निगम संचालित कृषि। जो विभिन्न प्रकार के एनजीओ हो गए, निगम होते हैं, उनके द्वारा की जाने वाली कृषि। इस कृषि प्रणाली में कृषि व्यवसाय का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाता है। जो निगम संचालित कृषि प्रणाली होती है इसमें कृषि व्यवसाय का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। जो निगम के सदस्य होते हैं इनका दायित्व सीमित होता है। संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। जो निगम संचालित कृषि की व्यवस्था है, यह संपूर्ण व्यवस्था है वो संचालक मंडल होते हैं, संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। और जो निगम द्वारा कृषि है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। कहां पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, उस यूएसए के अंदर है वो ये निगम संचालित कृषि प्रणालियां है वो प्रचलित है। अगला है सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब
उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्ण अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करते हैं। सहकारी खेती का मतलब क्या होता है कि सहकारी खेती का मतलब उस संगठन से है, उस ऑर्गेनाइजेशन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से है वो अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को है वो एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? सामूहिक खेती बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि सहकारी खेती का कौन कौन से प्रकार होते हैं और सहकारी खेती के भूमि का स्वामित्व किसका होता है और कार्य करने की विधि क्या होती है। पहला है सहकारी उन्नत कृषि। सहकारी उन्नत कृषि में स्वामी भूमि का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है? सहकारी उन्नत कृषि होती है, सहकारी उन्नत कृषि के अंदर जो भूमि का स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, और कार्य करने की विधि भी क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। अगला है सहकारी संयुक्त कृषि। अगर मैं स्टूडेंट सहकारी संयुक्त कृषि की बात करूं तो इसमें भी भूमि का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन जो कार्य करने की विधि होती है ये कैसी होती है? सामूहिक होती है। सहकारी संयुक्त कृषि में भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, लेकिन कार्य करने की जो विधि होती है ये कैसी होती है? सामूहिक होती है। अगला है सहकारी काश्तकारी कृषि। सहकारी काश्तकारी कृषि में भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है। जो सहकारी काश्तकारी कृषि होती है इसमें भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है, लेकिन जो कार्य करने की विधि होती है यह व्यक्तिगत होती है। उसके अलावा है सहकारी सामूहिक कृषि। ऊपर वाला था सहकारी काश्तकारी कृषि, यह है सहकारी सामूहिक कृषि। इसमें भूमि का स्वामित्व भी सामूहिक होता है और कार्य करने की विधि भी कैसी होती है? सामूहिक होती है। अब अपन देखते हैं यांत्रिक कृषि के बारे में। कृषि यांत्रिक कृषि की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो कृषि के यंत्रीकरण से अभिप्राय उस क्षेत्र में किए जाने वाले वे समस्त कार्य जो पूर्व में मानव व पशु शक्ति से किए जाते थे लेकिन वर्तमान में मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। कृषि के यंत्रीकरण का तात्पर्य यह है कि कोई भी कृषि जोत या कृषि प्रक्षेत्र जहां पर किए जाने वाले वे समस्त कार्य जो पहले है वो पशुओं के द्वारा या मनुष्य के द्वारा किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में वो कार्य है वो किसी यंत्र के द्वारा किए जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कृषि यंत्रीकरण या फिर अपन यांत्रिक खेती बोलते हैं। कृषि के कार्य जो मानव शक्ति और बैलों या अन्य पशुओं के द्वारा किए जाते थे उनको अब मशीनों के द्वारा ही करना ही कृषि यंत्रीकरण कहलाता है। ये हो गई कृषि यंत्रीकरण की डेफिनेशन। प्रोफेसर भट्टाचार्य ने ऊपर वाली डेफिनेशन दी थी और ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है। अब अपन देखते हैं इनकी जो यांत्रिक कृषि है इसके क्या क्या है वो विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या करेक्टर है। तो पशु और मनुष्य की बजाय यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इनमें अपन पशु और मनुष्य के बजाय यंत्रों का उपयोग करते हैं। कृषि में भूमि उपयोग में होने वाली मशीनें छोटी या बड़ी हो सकती है। कृषि में जो उपयोग होने वाली मशीन है ये छोटी या बड़ी हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक। अपन ने वो कृषि प्रणाली है पढ़ ली है, लगभग 8 प्रकार की कृषि प्रणाली पढ़ी थी। अब अपन देखते हैं कौन कौन से कारक है जो कृषि प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला आता है जलवायु या क्लाइमेट। अगर मैं बात करूं कि फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा होता है? जलवायु। कौन सा कारक हो गया स्टूडेंट्स? जलवायु। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और पाले जाने वाले पशुधन पर निर्भर करती है। कोई भी अगर जलवायु है तो उस जलवायु के अंदर किस प्रकार की कृषि अपन खेती कर सकते हैं उसको प्रभावित करता है, तथा उसके जो पाले जाने वाले पशु होते हैं उनको भी वो प्रभावित करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो कृषि प्रणालियां हैं, कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है स्टूडेंट्स? जलवायु है। कृषि प्रणालियों के प्रकारों के दायरों को प्रभावित करता है। इसमें बढ़ते मौसम की वर्षा की अवधि, बढ़ते मौसम में जो वर्षा की अवधि है, तापमान, धूप, ठंड और तेज हवा भी है वो शामिल होते हैं। अगला है टोपोग्राफी या स्थलाकृति। कौन सा कारक है स्टूडेंट्स? टोपोग्राफी या फिर इसको अपन बोलते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति। अगर मैं टोपोग्राफी या स्थलाकृति की बात करूं स्टूडेंट्स
तो स्थलाकृति आमतौर पर उस स्थान की ढलान या ऊंचाई को संदर्भित करता है जहां पर खेत स्थित है। जहां पर अपना खेत स्थित है, कोई भी खेत है, उस खेत का जो ढलान हो गया या फिर ऊंचाई हो गई, उसको है वो संदर्भित करता है। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति खेती के लिए भूमि की उपलब्धता और उपयोग की जा सकने वाली वर्धी पद्धतियों के प्रकारों को प्रभावित करती है। जो टोपोग्राफी है, किसी भी फसल की स्थलाकृति है, वहां पर भूमि है, भूमि के अंदर जो उपलब्ध, भूमि की उपलब्धता और उपयोगिता को है वो प्रभावित करती है, और उसके अंदर जो कृषि पद्धतियों का अपन प्रकार है उनको भी प्रभावित करती है। जैसे खेत की उबड़ खाबड़ और ढलानदार सतह के कारण अधिक ऊंचाई पर भारी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो उबड़ खाबड़ भूमि हो गई, यहाँ पर ढलानदार सतह हो गई, वहां पर है वो भारी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। छोटे और बिखरे हुए भूखंड होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो अगला है मृदा का प्रकार। मृदा के प्रकार के मैं अंदर बात करूं अगर, तो किसी क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और उपयोग किए जाने वाली कृषि पद्धतियों के प्रकार को प्रभावित करता है। अगर मैं मृदा के प्रकार की बात करूं तो किसी क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का जो प्रकार है, वहां पर उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और उपयोग की जाने वाली कृषि पद्धतियों के प्रकार को है वो प्रभावित करती है। मृदा है वो किस प्रकार की है, अगर बलुई दोमट मृदा है तो वहां पर कौन सी खेती की जाएगी, अगर रेतीली मृदा है तो वहां पर है वो अधिक जल सहनशीलता को, जो शुष्क सहनशीलता को सहन करने वाली फसलें उगाएंगे। अगर काली मिट्टी है तो वहां पर है वो अधिक जल वाली फसलों को उगाएंगे। इस प्रकार है वो मृदा का प्रकार है, ये भी है कृषि प्रणाली और कृषि को प्रभावित करता है, कृषि फसल को प्रभावित करता है। अगली है जल का प्राप्यता। पानी की उपलब्धता भी है वो फसलों के प्रकार को प्रभावित करती है। क्या फसलों के प्रकार को भी है वो पानी की उपलब्धता प्रभावित करती है, जिन्हें उगाया जा सकता है, और जिस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा सके, यह भी है वो जल की उपलब्धता है वो प्रभावित करती है। अगला है श्रमिक और पूंजी की उपलब्धता। श्रमिक किस प्रकार से है, अपन को कितने श्रमिकों की उपलब्धता है, अपने पास कैपिटल है वो कितना है, यह भी है वो प्रभावित करती है। बाजार की मांग और बिक्री भी प्रभावित करती है। तकनीकी उपयोगिता, अपने पास कितनी तकनीकी है, अपन किस इस तकनीकी का उपयोग करके कौन सी है कृषि प्रणाली अपना सकते हैं, यह भी है वो निर्भर करती है। अब अपन बात करते हैं थर्ड, अपना जो सेकंड टॉपिक है, कृषि प्रणालियां प्रकार और इनके जो विशेषता है उनको अपन ने पढ़ लिया है। कृषि प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक भी अपन ने देख लिए। अब अपना टॉपिक है तीसरा। कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक है अपना जो फार्मिंग सिस्टम के अंदर, वो कौन सा है उसकी अगर अपन बात करें तो तीसरा टॉपिक है अपना फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस। जो कृषि प्रणाली के घटक है, उन कृषि प्रणाली के घटकों की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, कृषि प्रणाली के घटकों की बात करेंगे, और उनका किस प्रकार से मेंटेनेंस करते हैं, उनका अपन किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, उनकी है वो बात करने वाले। मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो कृषि प्रणाली विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है। कृषि प्रणाली होती है जो विभिन्न प्रकार के घटकों से वो मिलकर बनी होती है, जो टिकाऊ कृषि प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसमें कौन कौन से घटक शामिल है उनमें अपन देखते हैं। पहला घटक है इसमें फसल। पहला घटक कौन सा है स्टूडेंट्स, पहला घटक है फसल। कृषि प्रणाली में उगाई जाने वाली फसलें किसानों के लिए भोजन और आय का प्राथमिक स्रोत है। जो कृषि प्रणाली के अंदर अपन फसलों को उगाते हैं, ये फसलें किसानों के लिए भोजन और उनकी आय यानी इनकम का है वो प्राथमिक स्रोत है। फसल घटक को बनाए रखने के लिए किसानों का फसल चक्र, अंतरा फसल और जैविक उर्वरकों के प्रयोग जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या फसल घटक को बनाए रखने के लिए किसानों का फसल चक्र, अंतर फसल और जैविक उर्वरकों के प्रयोग की टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उसमें है किसानों को उपलब्धता को है अपनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, अंतर फसल यानी कि दो फसलों को साथ में पंक्तियों में उगाना पड़ेगा। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से वो क्या होता है, टिकाऊ कृषि है वो उपयोग करते हैं। अगला आता है पशुधन। अगला घटक कौन सा है, पशुधन। पशुधन फसल उत्पादन के लिए दूध, मांस, खाद्य प्रदान करने करके कृषि प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन होता है, यह भी फसल उत्पादन के लिए अपन को दूध, मांस, खाद्य प्रदान करके वो कृषि प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराने के लिए टिकाऊकरण और उपचार के माध्यम से अच्छे पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने और
अतिचारण को रोकने के लिए चारागाह भूमि का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। क्या होता है इसमें? पशुधन घटक को बनाए रखने के लिए, जैसे पशुधन घटक कौन कौन से हो गया? चारा हो गया, पानी हो गया, इनके उपलब्धता को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा पशुओं के उपचार हो गया, पशुओं के स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अतिचारण को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? चारागाह भूमि का प्रबंधन करना पड़ेगा। इनको है वो आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं अगले घटक के बारे में। अगला अपने घटक है मृदा। मृदा किसी भी कृषि प्रणाली की नींव होती है। कोई भी अपन कृषि प्रणाली अपनाते हैं, उसकी जो मुख्य नींव होती है वो कौन सी होती है? मृदा होती है। जिस प्रकार की अपन मृदा अच्छी होगी, अगर अच्छे पीएच वाली होगी, उपयुक्त पोषक तत्वों से भरपूर होगी, तो वहां की अपन को कोई भी कृषि प्रणाली अपनाएंगे तो वहां अपन को उपज अधिक से अधिक प्राप्त होगी। फसल की वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक है। मृदा है वो फसल के ग्रोथ और फसल की जो डेवलपमेंट है उसके लिए आवश्यक है। मृदा के घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ मृदा प्रबंधन प्रथाओं अपनाने पड़ेंगे। मृदा की जो टिकाऊपन है, टिकाऊपन को बनाए रखने के लिए टिकाऊ मृदा प्रबंधन को अपनाना पड़ेगा। जैसे जुताई कर फसलों का उपयोग करना, उर्वरक और कीटनाशकों का उचित उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो टिकाऊ फसल प्रणाली होती है वो टिकाऊ मृदा प्रबंधन करना पड़ेगा। उनके लिए अपन को जुताई करनी पड़ेगी और निश्चित मात्रा में यानी कि उचित उपयोग करना पड़ेगा अपन को कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का। अब अपन देखते हैं अगला घटक है अपना जल। जल कृषि प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल भी है वो कृषि प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। फसल वृद्धि व पशुधन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जल है वो फसल की वृद्धि के लिए और पशुधन उत्पादन की वृद्धि के लिए, पशुधन उत्पादन के लिए जल की बहुत ही आवश्यकता रहती है। जल घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को कुशल सिंचाई पद्धतियां अपनानी होगी। किसानों को क्या करना पड़ेगा? कुशल सिंचाई पद्धति अपनानी होगी। कुशल सिंचाई पद्धति की मैं बात करूं तो बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनानी पड़ेगी। किसानों को बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनानी पड़ेगी। उसके अलावा जो फव्वारा सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई में अपनानी पड़ेगी। मिनी फव्वारा सिस्टम है वो भी अपन को अपनाना पड़ेगा। उसके अलावा जल संचयन व संसाधनों का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। जल संचयन के लिए किसानों को फार्म पोर्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? फार्म पोर्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे। टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला है कृषि मशीनरी और उपकरण। अगला कौन सा है? कृषि मशीनरी यानी कि एग्रीकल्चर जो कृषि यंत्र होते हैं उनका और उपकरण का किस प्रकार से वो अपन मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेनेंस किस प्रकार से रखते हैं। कुशल और प्रभावी खेती के लिए कृषि मशीनरी और उपकरण आवश्यक होता है। प्रभावी खेती करने के लिए, कुशल खेती करने के लिए कृषि यंत्रों का होना बहुत ही जरूरी होता है। उपकरण घटकों को बनाए रखने के लिए किसानों को उचित रखरखाव, प्रतिक्रियाओं का पालन करने, नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करने और उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला है मानव संसाधन ह्यूमन। मानव संसाधन की मैं बात करूं अगर स्टूडेंट्स, तो कृषि प्रणालियों के मानव घटकों में किसान और उनके परिवार के सदस्य और अन्य मजदूर शामिल होते हैं। क्या? जो कृषि प्रणाली होती है, कृषि प्रणालियों के जो मानव घटक होते हैं उनके अंदर किसान और उनके परिवार के सदस्य तथा अन्य प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो शामिल होते हैं। मानव संसाधन घटक को बनाए रखने के लिए किसानों का पर्याप्त प्रशिक्षण, उचित वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जो मानव संसाधन होते हैं, मानव संसाधन को बनाए रखने के लिए किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उचित ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको उचित वेतन देना चाहिए, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने की भी इनको आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अगला अपने घटक है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा कृषि प्रणाली के बुनियादी ढांचे के घटकों में भवन, बाढ़, सड़कें और कृषि कार्यों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल होती है। बुनियादी ढांचे के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो कृषि में अपने जो क्षेत्र होता है वहां पर एक भवन होना चाहिए, खेत के चारों ओर बाढ़ होनी चाहिए, उसके अंदर सड़कें होनी चाहिए और अन्य कृषि कार्यों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं है वो नियमित होनी चाहिए। बुनियादी ढांचे के घटक को बनाए रखने के लिए किसानों को इन संरचनाओं का नियमित रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिए। जो बुनियादी ढांचा है उनको बनाए रखने के लिए किसानों को इन संरचनाओं का नियमित रखरखाव करना चाहिए और इनकी है वो मरम्मत है वो समय समय पर करनी चाहिए। अगला है मेंटेनेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कि फार्मिंग सिस्टम का अपन मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं। तो कृषि प्रणालियों के विभिन्न घटकों को बनाए रखने के लिए किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता होती है।
जो कृषि प्रणाली होती है, कृषि प्रणाली के जो विभिन्न प्रकार के घटक है उनको टिकाऊपन बनाए रखने के लिए टिकाऊ कृषि प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जो संसाधनों का कुशल उपयोग है सुनिश्चित करते हैं और अवशिष्टों को कम करते हैं। इसके अंतर्गत अपन संसाधनों का कुशल उपयोग करेंगे और उनका जो अपशिष्ट है उनका है वो कम उपयोग करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसमें अपन फसल चक्र अपनाएंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, अंतर फसल अपनाएंगे यानी कि दो फसलों को साथ में उगाएंगे, कंजर्वेशन अपनाएंगे, संरक्षण करेंगे, जुताई करेंगे, जैविक फसलों उर्वरकों का उपयोग जैसी प्रथाएं इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने, मजदूरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने, कृषि बुनियादी ढांचों को नियमित रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। किसानों को है वो टिकाऊ कृषि प्राप्त कर सके और अपनी है वो आजीविका को सुनिश्चित कर सके, इनके लिए भी है वो टिकाऊ प्रबंधन करने की आवश्यकता रहती है। टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से ही अपन है वो टिकाऊ कृषि प्रणाली को अपना सकते हैं। तो अपना चैप्टर 3 भी है वो कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर अपन है वो फार्मिंग के घटक और उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक थर्ड है ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं टॉपिक फोर्थ की। अपना जो फोर्थ टॉपिक है, अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ टॉपिक की, फोर्थ टॉपिक की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फोर्थ टॉपिक अपना है वो रहने वाला है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवोल्यूशन। अपन बात करने वाले क्रॉपिंग सिस्टम की, यानी कि जो प्रणाली होती है उसकी अपन वो बात करते हैं। प्रणाली से अभिप्राय उसके विभिन्न अवयवों के व्यवस्थापन या अरेंजमेंट से संबंध रख है जिसमें वे आपस में रहते हैं। क्या हो गया, सिस्टम या प्रणाली से अभिप्राय क्या होता है कि उसके विभिन्न अवयवों के व्यवस्थापन या अरेंजमेंट से है जिसमें वे आपस में रहते हैं। जो विभिन्न अवयव आपस में रहते हैं उनके अरेंजमेंट से ये रिलेटेड है। अब बात करते हैं कृषि प्रणाली से संबंधित शब्द और उनकी परिभाषा है। जो कृषि प्रणाली से फसल प्रणाली है, इस फसल प्रणाली से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी की अपन बात करने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी के अपन स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। फसल प्रणाली है अपनी जो क्रॉप सिस्टम है, क्रॉप सिस्टम से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी अपन है वो बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला आता है फसल चक्र, फसल क्रम। क्या आता है स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न आता है, फसल क्रम आता है। अगर मैं क्रॉपिंग पैटर्न या फसल क्रम की बात करूं तो किसी क्षेत्र विशेष पर फसलों अथवा फसल की परत का वार्षिक अनुक्रम तथा उस स्थान की व्यवस्थापन को फसल क्रम कहते हैं। फसल क्रम की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करूं, फसल क्रम की बात करूं तो फसल क्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, फसल क्रम होता है कि किसी क्षेत्र विशेष पर फसलों अथवा फसल की परत का वार्षिक अनुक्रम। कोई भी क्षेत्र हो गया वहां पर फसल अथवा फसल की परत का अपन जो वार्षिक अनुक्रम करते हैं उस स्थानों का व्यवस्थापन फसल क्रम है वो कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष पर फसलों, कोई भी अपना क्षेत्र है वहां पर फसलों अथवा फसल की परत का वार्षिक अनुक्रम, उस स्थान का व्यवस्थापन है वो फसल क्रम कहलाता है। अगला है क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली। कौन सा टर्मिनोलॉजी अपने क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे अपन। फसल प्रणाली क्या रहने वाली है, तो उपलब्ध कृषि संसाधनों, उपलब्ध तकनीकों तथा कृषि की विशेष समझ या परख के परस्पर तालमेल के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र पर फसलों को उगाने के अनुक्रम को फसल प्रणाली कहते हैं। फसल प्रणाली क्या होता है कि उपलब्ध कृषि संसाधन, उपलब्ध कृषि तकनीकों तथा कृषि की विशेष समझ रखने वाले यहाँ परस्पर तालमेल के परिणाम स्वरूप फसलों को उगाने का जो अनुक्रम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। फसलों को उगाने का अनुक्रम क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। फसल प्रणाली निम्न प्रकार की हो सकती है। अब अपन बात करते हैं अलग अलग प्रकार की जो अपनी फसल प्रणाली है उसकी अपन बात करें तो इसमें पहला आता है बहुफसली शासन। पहली क्रॉप फार्मिंग, अगर अपन क्रॉप सिस्टम या फसल प्रणाली की बात करें तो पहला कौन सा आता है, बहुफसली शासन। एक होता है कृषि प्रणाली, एक होता है फसल प्रणाली। तो इनके बीच में अपन को कंफ्यूज नहीं होता है। फार्मिंग सिस्टम अलग होता है, क्रॉप सिस्टम अलग होता है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर फार्मिंग सिस्टम की जगह क्रॉप सिस्टम मत करना और क्रॉप सिस्टम की जगह फार्मिंग सिस्टम मत करना। बहुफसली शासन, बहुफसली खेती का मूल उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक इकाई
अधिक समय फसल उत्पादन तथा लाभांश प्रदान करना होता है। अगर मैं बहुफसली संचयन की बात करूं तो बहुफसली संचयन का जो मूल उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय प्रति इकाई समय अधिक फसल उत्पादन तथा लाभांश प्राप्त करना। प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर प्रति इकाई समय में अपन को अधिक लाभांश और अधिक अपन को आय प्राप्त करना क्या होता है, बहुफसली संचयन होता है। इसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है। पहली आवश्यकता होती है बहुफसली संचयन के लिए, बहुफसली संचयन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इसमें पहला होता है क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था। पहली आवश्यकता किसकी होती है, क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था। जहां पर अपन फसलें कृषि कार्य करते हैं वहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों में दक्षता व अदक्षता दोनों प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिकों के अंदर दक्ष मजदूर भी होने चाहिए और अदक्ष श्रमिक भी है वो होने चाहिए। खाद बीज व उर्वरकों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खाद बीज और उर्वरक होते हैं उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मानव व पशु श्रम के अतिरिक्त मशीनी यंत्रों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। मानव व पशु श्रम के अतिरिक्त जो मशीनी यंत्र होते हैं इनकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। मृदा का उर्वरता स्तर काफी उच्च होना चाहिए। जो मृदा का फर्टिलाइजर स्तर है वो भी काफी उच्च होना चाहिए। यह अपन बात कर रहे हैं जो अपनी बहुफसली संचयन है उसके कौन कौन सी आवश्यकता है उनकी बात करेंगे। तो बहुफसली संचयन की आवश्यकताओं में पहला है सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है श्रमिक, दक्ष श्रमिक और अदक्ष श्रमिक होने चाहिए। फिर है कि मृदा की उर्वरक क्षमता स्तर काफी उच्च होनी चाहिए। रोगों और कीटों से मुक्त मृदा होनी चाहिए। मृदा है वो रोग तथा कीटों से मुक्त होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो खाद बीज और उर्वरक की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मानव व पशु श्रम के अतिरिक्त मशीनी यंत्रों की भी अपन को उपलब्धता होनी चाहिए। रोगनाशी, कीटनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों की उपलब्धता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं मूल्यांकन की। पहला इसमें आता है बहुफसली सूचकांक, मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स। कौन सा है, एमसीआई, मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स, बहुफसली सूचकांक। अगर मैं बहुफसली सूचकांक की बात करूं स्टूडेंट्स, बहुफसली सूचकांक से तात्पर्य है कि जो बहुफसली खेती में अपनाए गए प्लांट है वो कितने प्रतिशत उपयोग से है। क्या बहुफसली खेती बनाए रखने के लिए जो प्लांट है वो भूखंड का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं उससे रिलेटेड है। जिसमें मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स से अगर बात करूं तो इसमें फॉर्मूला होगा वो होगा फसलों की संख्या, उनको उसके क्षेत्रफल से है वो मल्टीपल करना है और उसके अंदर साल में उत्पादन हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल है उसका भाग दे देंगे और उसको अपन गुणा 100 से कर लेंगे तो अपन के पास क्या आ गया, मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं बहुफसली खेती के लाभ कौन कौन से। जो अपन मल्टीपल क्रॉप करते बहुफसली खेती करते हैं उस बहुफसली खेती के कौन कौन से लाभ है, एडवांटेज कौन कौन सी है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। प्रति इकाई क्षेत्र तथा प्रति इकाई समय में अपन को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। रोजगार की संभावनाएं वो बढ़ जाती है। क्या होता है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कृषि संसाधनों का उपयोग है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या बात करें अपन तो कृषि संसाधनों का जो उपयोग है वो बढ़ जाता है। लाभांश बढ़ता है यानी कि लाभ अधिक होता है। कृषक परिवार को वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। जो कृषक परिवार होते हैं उनको है वो वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। अपन बात कर रहे थे बहुफसली सूचकांक के बारे में यानी कि मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स की बात कर रहे थे और इसमें अपन अब बात करने वाले इसके कौन कौन से एडवांटेज है। एडवांटेज की मैं बात करूं तो इसमें प्रति इकाई क्षेत्र बीच में प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय अधिक उत्पादन अपन को प्राप्त होता है। रोजगार की संभावना है वो बढ़ जाती है, इसमें अपन को रोजगार अधिक प्राप्त होता है। कृषि संसाधनों का उपयोग है वो भी बढ़ता है। कृषि संसाधन है जो भी अपने कृषि यंत्र वगैरह इनका उपयोग भी बढ़ जाता है। उसके अलावा लाभ अपन को अधिक प्राप्त होता है। कृषक परिवार को वर्ष भर आय भी प्राप्त होती रहती है। कृषक परिवार का जीवन स्तर में सुधरता है और भूमि पूंजी श्रम इत्यादि का उपयोग है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गए अपने कृषि बहुफसली खेती के लाभ। अपन ने वो बात की थी, अभी बीच में लाइट चली गई थी, अब शुरू करते हैं वापस। अपन ने एक बार वो लाभ देख लिए। अब अपन बात करने वाले हैं इनकी हानियों की कि जो कौन कौन सी है इसके अंदर कमियां हैं। तो कमी की मैं बात करूं मल्टीपल क्रॉप इंडेक्स में,
तो मल्टीपल क्रॉप में तो 76 की तैयारी के लिए समय कम मिलता है। जो मल्टीपल क्रॉप होती है, बहुफसली होती है, इसमें क्या होता है कि फसल कटने के बाद में उस 76 की तैयारी करते हैं, उस तैयारी का समय कम मिलता है। उसके अलावा मृदा की उर्वरता स्तर भी गिरता है। मृदा की जो फर्टिलाइजिंग लेवल होता है, फर्टिलाइजर लेवल होता है, वो भी क्या होता है, लेवल का कम होता है। रसायनों के प्रयोग से जल, मृदा और वायु प्रदूषित हो जाती है। रसायनों के प्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जल के अंदर, मृदा, वायु में इनका प्रयोग बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। स्टूडेंट्स की इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, अंत सस्यन क्या होता है। अंत सस्यन की मैं बात करूं तो 76 पर दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ परंतु अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होता है कोई किसी भी क्षेत्र पर, कोई भी भूमि है, वहां पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर उगाना, परंतु किसी अलग अलग अनुपात व कतार व्यवस्था के उगाना। क्या उगाना, कतार व्यवस्था के उगाना। अगर अपन किसी क्षेत्र पर एक ही साथ एक ही समय पर है, दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग उगाते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, वो किसी कतार व्यवस्था में या किसी निश्चित अनुपात में उगाते हैं, तो उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसके सिद्धांत कौन से है कि घटक फसल है, जो गौण फसल होती है या घटक फसल होती है। गौण फसल की मैं बात करूं तो मुख्य फसल के साथ में जो उगाई जाने वाली फसल होती है, उसको अपन घटक फसल बोलते हैं। ये घटक फसल है, वो कम अवधि वाली होनी चाहिए। अंत सस्यन इंटरक्रॉपिंग के अपन सिद्धांत की बात करने वाले हैं, इसके जो फंडामेंटल्स थ्योरीज है उनकी बात करने वाले हैं। तो जो घटक फसल होती है, अपनी गौण फसल होती है, ये कम अवधि वाली होनी चाहिए। इसकी जो तिरों बढ़ने वाली होनी चाहिए। इसकी जो ग्रोथ है वो अधिक तेज होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि है वो कम होनी चाहिए। फिर अगली है मुख्य फसल। मुख्य फसल की बात करें स्टूडेंट्स तो लंबी अवधि की होनी चाहिए। मुख्य फसल कैसी होनी चाहिए, लंबी अवधि की होनी चाहिए। और मुख्य फसल की जो शुरुआती वृद्धि है ये धीमे होनी चाहिए। अगर मुख्य फसल की शुरुआती वृद्धि तेज होगी तो ये जो अपनी घटक फसल है उसको दबा देगी। इसलिए मुख्य फसल की जो शुरुआती वृद्धि है वो धीमी होनी चाहिए, तथा जो घटक फसल है अपनी, उसकी वृद्धि है वो तेज होनी चाहिए। दूर दूर पंक्तियों में बोई जानी चाहिए। जो मुख्य फसल है इनको अलग अलग दूर दूर पंक्तियों में उगा सके, ताकि उनके बीच में अपन जो गौण फसल या जो अपनी घटक फसल है, गौण फसल या जो घटक फसल है, उसको अपन आसानी से उगा सके। अगला है घटक फसल की कर्षणीय आवश्यकता है, मुख्य फसल की आवश्यकताओं से सम्मिलित होनी चाहिए। जो अपनी घटक फसल होती है, उस घटक फसल के अंदर अपन जो कृषि क्रियाएं करते हैं, कर्षणीय क्रियाएं करते हैं, वो मुख्य फसल के समान होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके मूल्यांकन की। जो अपनी मूल्यांकन है उसकी अपन बात करते हैं, अंतर सस्यन इंटरक्रॉपिंग के मूल्यांकन की। तो पहला है फसल उपज तुल्यांक। पहला कौन सा है, फसल उपज तुल्यांक। तो इसे ज्ञात करने के लिए दोनों ही फसलों की उपज एवं कीमत को ध्यान में रखते हुए किसी एक फसल की उपज के रूप में गणना कर ली जाती है। फसल उपज तुल्यांक अपन कैसे करते हैं, जैसे किसी खेत के अंदर अपन ने फसल ए और फसल बी को उगाया है, इन दोनों फसल की जो उपज अपन को प्राप्त होती है उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए अपन इनकी कीमत का गणना कर लेते हैं, इन दोनों की गणना कर लेते हैं। और फिर किसी तुलना है वो तीसरी फसल से करते हैं। जो अपन किसी तीसरी फसल की उपज कितनी होती है, इनकी उपज हुई इतनी, इसकी उपज होगी, उससे अपन है वो गणना करते हैं। तो अपन को पता चल जाता है अपनी फसल उपज तुल्यांक का। तो फसल उपज तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, जो मुख्य फसल और घटक फसल होती है इनकी उपज का है अपन कीमत को ध्यान में रखते हुए गणना करते हैं किसी तीसरी फसल के साथ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फसल उपज तुल्यांक। मुख्य फसल की उपज, घटक फसल की उपज और घटक फसल की जो कीमत होती है उसके अंदर अपन मुख्य फसल की कीमत का भाग दे देंगे, तो उससे अपन को है वो प्राप्त हो जाएगी तुल्यांक। अगला है 76 तुल्यांक अनुपात। कौन सी है, 76 तुल्यांक अनुपात। 76 तुल्यांक अनुपात से तात्पर्य है कि अंत फसली कार्यक्रम से प्राप्त अनुपात या उपज के समतुल्य उपज प्राप्त करने के लिए मुख्य फसल के अन्य आवश्यक क्षेत्र से है। जो मुख्य फसल का अन्य आवश्यक क्षेत्र है वहां से उपज अपन को कितनी प्राप्त हुई है और अंत फसली के क्षेत्र से अपन को उपज कितनी प्राप्त होती है, इन दोनों के बीच की तुलना क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्र। दोनों के बीच के जो क्षेत्र की तुलना करते हैं उसको अपन है वो क्षेत्र तुल्यांक अनुपात के नाम से जानते हैं। अगला है एकल फसली प्रणाली। एकल फसली प्रणाली या मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग है वो सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों के अंदर करते हैं अपन। मोनोक्रॉपिंग की मैं बात करूं, एकल फसली प्रणाली की बात करूं, तो इसमें वर्ष भर में केवल एक फसल ही है वो अपनाते हैं। कितने अपनाते हैं,
वर्ष भर में केवल एक फसल अपनाते हैं। ये शुष्क क्षेत्रों के अंदर है वो फेमस है। किसी क्षेत्र पर एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना को क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। ये बहुत असिंचित शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, जिसके अंदर बाड़मेर जैसलमेर जिले है, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहां पर के जो वे क्षेत्र जो सिर्फ वर्षा आधारित भूमि पर ही निर्भर होते हैं, वहां पर केवल अपन खरीफ की फसल ही अपनाते हैं, वर्ष में केवल एक फसल ही अपनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। ये सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों में और वो क्षेत्र अपनाए जाते हैं जहां पर पानी की क्या हो स्टूडेंट्स? कमी हो। अगला है अपना सतत संचयन। सतत संचयन किसी क्षेत्र के खंड पर एक ही फसल को सतत, किसी क्षेत्र के जो होता है उसको सतत रूप से अपन है वो एक ही क्षेत्र पर फल उगाते हैं। स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे थे सतत सस्यन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? सतत सस्यन के बारे में बात कर रहे थे, और टेक्निकल एरर की वजह से क्लास रुक गई थी। अब अपन शुरू कर रहे हैं वापस। सतत सस्यन किसी क्षेत्र के खंड पर एक ही फसल को सतत रूप से वर्ष दर वर्ष उगाना क्या कहलाता है? सतत सस्यन कहलाता है। कोई फसल है किसी क्षेत्र के अंदर, एक ही प्रकार की फसल है, अपन वर्ष दर वर्ष है उसको उगाते रहते हैं। जैसे बाजरा, अपन एक साल बाजरा उगाया, अगले साल भी अपन ने बाजरा उगाया, उसके अगले साल भी अपन ने बाजरा उगाया, उसके अंदर अपन ने क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया, फसल चक्र नहीं अपनाया, तो उसको अपन सतत सस्यन के नाम से वो जानते हैं। सतत सस्यन के एग्जाम्पल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की खेती है, वो लगातार वर्ष दर वर्ष धान की खेती है वो करते रहते हैं, वो क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सतत सस्यन बोलते हैं। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, दुष्परिणाम क्या क्या है, उसके अगर अपन बात करें तो एक ही फसल उगाने के कारण पोषक तत्व विशेष का अतिशोषण होने के कारण मृदा की उर्वरकता क्षमता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। मृदा में क्या आ जाती है? उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। एक फसल अपन लगातार है उगाते रहेंगे तो एक फसल है किसी विशेष पोषक तत्वों का क्या करती रहेगी? अवशोषण करती रहेगी। तो उस अवशोषण की वजह से, पोषक तत्वों की अवशोषण वजह से मृदा की उर्वरक क्षमता है कम हो जाएगी। उसके अलावा एक ही फसल उगाए जाने के कारण बीमारी कारक जीवों व कीटों का प्रकोप काफी हद तक हो जाता है। अपन लगातार एक ही कुल की फसलों को उगाते रहेंगे तो उस फसल से रिलेटेड जो कुल है उससे लगने वाले कीट और जो रोग है उनका प्रकोप भी है क्षेत्र के अंदर है वो लगातार बढ़ता रहेगा। उसके अलावा और अपन बात करें तो मृदा की उर्वरक क्षमता है, वो उर्वरक स्तर है वो गिर जाता है। जो मृदा का फर्टिलाइजर लेवल है, मृदा के फर्टिलाइजर लेवल में कमी आ जाती है। अगला है यातायात व्यय बढ़ता है। यातायात व्यय वो बढ़ जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र कम आय प्राप्त होती है। लगातार अपन को सतत कृषि करने से, सतत जो अपन सस्यन करते हैं उससे है वो अपन को उपज में भी है वो क्या होती है? प्रति इकाई जो उपज होती है उसमें कम प्राप्त होती है। फिर अपन बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की या मिश्रित खेती के स्टूडेंट्स की। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? कि खेत में एक ही समय दो या दो से अधिक फसलों को बोना बिना किसी कतार व्यवस्था के। कि खेत के अंदर जब एक ही समय में अपन दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी कतार व्यवस्था के उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। सॉरी, मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही समय में अपन दो या दो से अधिक फसलें उगाते हैं लेकिन बिना किसी कतार व्यवस्था के उगाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, बिना किसी कतार व्यवस्था। क्या स्टूडेंट्स? बिना किसी कतार व्यवस्था के अपन इसको उगाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। और अगर अपन किसी कतार व्यवस्था के निश्चित अनुपात में अपनाते हैं, निश्चित कतारों में अपनाते हैं तो उसको अपन इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। मिश्रित फसल उगाने के लिए संदर्भित फसलों के बीज को बुआई से पूर्व वह मिला दिया जाता है और बुआई छिटकवा विधि से की जाती है। अपन क्या करते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए बुआई से पूर्व जो बीज होते हैं इन अलग अलग फसलों के बीजों को आपस में मिला देते हैं। जैसे मैं बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर खरीफ की ऋतु के अंदर बाजरी के साथ में बाजरी होती है, बाजरी के साथ में अपन है अलग जो मूंग मोट है इनको है मिक्स करके बीजों को है वो साथ में उगाते हैं। जो बाजरी होती है उसके साथ में जो कंट्रोल होता है जैसे तिल हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, आजकल तो कम उगाते हैं लेकिन पहले है वो खरीफ ऋतु के अंदर जो खेती करते थे उसके अंदर है वो पश्चिमी राजस्थान में सब मिक्स्ड करके है वो बीजों को बोने से पहले ही मिक्स्ड कर लेते थे, फिर उसको है छिटकवा विधि से है वो अपन खेती करते हैं। उसके अपन मैं लाभ की बात करूं
तो यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अगर मान लो किसी कारणवश एक कुल की फसल है नष्ट हो जाती है, एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल है अपन को है उसे आय प्राप्त हो जाती है। असिंचित दशाओं में जोखिम का स्तर काफी कम हो जाता है। जो असिंचित दशा होती है, मैंने कहा ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां सिंचित नहीं होती है क्षेत्र, असिंचित दशा होती है, वहां पर जोखिम स्तर काफी कम हो जाता है। बाजरे के साथ में मूंग मोट तेल वगैरह अपन उगाते हैं तो क्या होता है कि एक तो मूंग मोट के अंदर लेग्यूमिनेसी कुल में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेते हैं, तो बाजरे को नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। उसके अलावा अगर बारिश कम भी होती है तो क्या होता है कि बाजरा होती है वो शुष्क सहनशील क्षमता अधिक होती है, इससे भी अपन को वो अधिक फायदा होता है। सीमित जल उपलब्धता की दशा में कुछ उपज प्राप्त होती है। जो सीमित जल उपलब्ध होती है वहां पर भी अपन को कुछ न कुछ उपज है वो जरूर प्राप्त होती है, इसलिए है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनाई जाती है। फसल बुआई में वह काफी कम आता है, जो फसल बुआई की वह है उसमें काफी कम आएगा क्योंकि एक साथ में सभी फसलों को एक साथ में उगा देते हैं। अब इनकी कौन कौन सी कमियां है कि यदि मिलाव जाने वाली फसलों का चयन नहीं होता है तो एक फसल दूसरे फसल को एलिलोपैथिक प्रभाव होने के कारण क्षति हो जाती है। अगर जो अपन जो मिलाते हैं फसलों को उनका अपन चयन सही ढंग से नहीं करें तो एक फसल का दूसरे फसल पर एलिलोपैथिक प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स? एलिलोपैथिक प्रभाव। अगर मैं बात करूं एलिलोपैथिक प्रभाव की, एलिलोपैथिक इफेक्ट की बात करूं तो एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है कि एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव, एक पौधे का या एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव, एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला जो हानिकारक प्रभाव है, दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव, जो एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव है, उस पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। जो एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है उसमें एक फसल का दूसरी फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल का अंकुरण कम होता है, उसको अपन एलिलोपैथिक प्रभाव बोलते हैं। ये एक इसकी कमी हो जाती है, अगर अपन चयन सही तरीके से नहीं करते हैं तो फसल के ऊपर एलिलोपैथिक प्रभाव हो जाता है। उपज कम प्राप्त होती है, जो अपन को उपज है वो कम प्राप्त होती है। निराई गुड़ाई करना संभव नहीं होता है, अगर अपन निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी फसलें मिक्स होने के कारण आसानी से नहीं कर पाएंगे। कटाई के दौरान भी बहुत परेशानियां होती है। मूंग मोट को अपन काटते हैं जब साथ में किया हुआ मिक्स में, तो कटाई के दौरान भी परेशानियां होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अंतर फसल और मिश्रित फसल के बीच में अंतर। जो इंटरक्रॉपिंग और जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उनके बीच में क्या है अंतर, उसकी बात कर रहे हैं अपन। अंतर फसल और मिश्रित फसल के बीच में क्या अंतर है? इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इसके बीच में अंतर है। अमूमन है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जो अंतर वाला अपना क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूछे जाते हैं, तो उनकी अपन है वो बात कर रहे हैं। तो इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य दो पंक्तियों के मध्य के स्थान का उपयोग कम करना है। जो अंतर फसल होता है इंटरक्रॉपिंग होता है। इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो दो फसलें होती है अपनी, इन दो फसलों के बीच की जो लाइन होती है, दो फसलों के बीच की लाइन है, जो मध्य का जो स्थान होता है, इसका उपयोग करने के लिए अपन अंतर फसल अपनाते हैं। और अगर मैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करूं तो इन फसलों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, पाला इत्यादि को कम से कम फसल में उत्पादन प्राप्त करना होता है। इंटरक्रॉपिंग का उद्देश्य यह है कि दो फसल होती है, दो फसलों की जो पंक्तियां होती है, फसल की दो पंक्तियों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसका उपयोग करना। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का उद्देश्य होता है जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, नेचुरल डिजास्टर हो गई जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, पाला आ गया, इनके से एक फसल को जो हानि होती है तो उस हानि को कम से कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, मिश्रित फसल का अपनाते हैं। इंटरक्रॉपिंग में अधिक ध्यान मुख्य फसल पर दिया जाता है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर अपन मुख्य फसल पर है वो अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों फसलों पर है वो ध्यान देते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में अपन दोनों फसलों पर ध्यान देते हैं। मुख्य वो सहायक फसलों में आपसी में प्रतियोगिता नहीं होती है। जो इंटरक्रॉपिंग होता है, इंटरक्रॉपिंग के अंदर जो मुख्य फसल होती है और अपनी जो सहायक फसल या घटक फसल बोलते हैं उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है, प्रतियोगिता नहीं होती है। लेकिन मिश्रित फसल के अंदर, मिक्स्ड क्रॉपिंग में मुख्य फसल और सहायक फसलों में आपस में प्रतियोगिताएं होती है। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है इसमें आपस में है वो
बीच में वो प्रतियोगिता होती रहती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो इंटरक्रॉपिंग में सहायक फसल कम अवधि की होती है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर सहायक फसल है वो कम अवधि की होती है, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों फसलों की अवधि है वो अधिकांश समान होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों फसलों की अवधि है लगभग समान होती है। इंटरक्रॉपिंग में दोनों फसल पंक्तियों में बोते हैं। इंटरक्रॉपिंग में जो दोनों फसल बोते हैं वो अपन निश्चित पंक्तियों में बोते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित पंक्तियों में बोते हैं, निश्चित अनुपात के अंदर कतार व्यवस्था में उगाते हैं। लेकिन इनकी बुआई है अपन वो छिटकवा विधि से करते हैं, इनमें है पंक्तियों में बुआई नहीं करते हैं। तो ये हो गया अपने मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग है उनके बीच का अंतर हो गया। अब अपन बात करते हैं एले क्रॉपिंग के बारे में। क्या होता है एले क्रॉपिंग की अपन बात करें तो एले क्रॉपिंग क्या होता है कि ऐसी फसल उत्पादन प्रणाली जिसमें कृषि फसलों को वृक्षों तथा झाड़ियों की दो पंक्तियों के बीच उत्पन्न गली जैसे जगह में उगाया जाता है, जिससे मृदा की उर्वरक संवर्धन के साथ साथ उत्पादन की वृद्धि हो सके। एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग में अपन क्या करते हैं, ऐसी फसल उत्पादन प्रणाली है, ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी वृक्ष हो गया या फिर कोई भी झाड़ी हो गई, इन वृक्ष या इन झाड़ी के बीच की जो दो पंक्तियां होती है, इनके बीच में जो ये गली होती है, इन गली के अंदर है वो अपन क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो जगह पर है अपन को उत्पादन अधिक हो जाता है, प्रति इकाई उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, मृदा उर्वरता में संवर्धन होता है और उसके साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। क्या होता है कि वृक्ष यहाँ जो झाड़ी होती है, वृक्ष यहाँ झाड़ी की दो पंक्तियों के बीच में अपन जो कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अगला है झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि की मैं बात करूं तो जंगल की कटाई के उपरांत फसल उगाना तथा मृदा की उर्वरता गिर जाने पर किसी अन्य उर्वर भूमि में जाकर यह पुनः उसी क्रिया को अपनाना। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि किस ये मान लो कोई विशेष जंगल है, इस जंगल में क्या क्या है, इस जंगल के बीच की भूमि को है या इस भूमि के अंदर है वो पेड़ पौधों को काट कर यहाँ की कृषि कार्य करते हैं, और जब इस कृषि कार्य करते हैं और यहाँ की उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाके वही क्रिया अपनाते हैं, पेड़ पौधे काट कर उनको जलाकर यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को अपन क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि के कारण है वो वन, इसमें एक जो स्थानांतरित कृषि के कारण जो वनों का उन्मूलन होता है, वनोन्मूलन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है। स्थानांतरित कृषि के चरण की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन स्थान का चुनाव करेंगे, जंगल के अंदर अपन स्थान का चुनाव करेंगे, फिर वहां पर वन की कटाई करेंगे, जो जंगल होगा वहां वन की कटाई करेंगे, तो वनोन्मूलन की जो समस्या है वो बढ़ती जाती है। घास और झाड़ियों को जलाना, जो वनों की कटाई के बाद में वहां पर घास और झाड़ियां हैं उनको जलाएंगे, फसलों उत्पादन करते रहेंगे और जब तक उर्वरकता बनी रहेगी, जब तक मृदा की उर्वरक क्षमता है वो बनी रहेगी, तब तक वहां पर अपन फसल उत्पादन करते रहेंगे। जैसे ही मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी आएगी तो उस खेत को छोड़कर अपन चले जाएंगे, फिर वर्ष उपरांत पुनः उसी खेत में अपन लौट आएंगे। बाद में धीरे धीरे 10-15 साल बाद में जब उस खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो वापस उसी क्षेत्र में अपन आ जाएंगे। तो ये होता है अपने स्थानांतरित खेती। और स्थानांतरित खेती की मैं अगर लाभ की बात करूं कि एडवांटेज कौन कौन सी है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो कम उर्वरकता आवश्यकता रहती है, अपन को फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है वो कम होती है। उसके अलावा वनों की कटाई के उपरांत फसलें उगाई जाती है, वहां पर तो शुरू में रोग कीट और खरपतवार का प्रकोप काफी कम होता है। पहला तो क्या हो गया कि कम उर्वरक की आवश्यकता रहेगी। दूसरा क्या होगा कि अपन स्थानांतरित खेती में क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, उसके बाद में वहां पर खेती करते हैं, तो शुरुआती अवस्था के अंदर वहां पर रोग का प्रभाव, कीटों का प्रभाव और जो खरपतवार है इनका प्रभाव है वो कम देखने को मिलेगा, तो अपनी उपज है वो अधिक प्राप्त होगी। उसके अलावा उत्पादन में रासायनिक दोषों से काफी हद तक मुक्त होता है। जो उत्पाद होगा उसके अंदर है वो केमिकल अपन यूज कम लेंगे तो रासायनिक दोष अपन को कम प्राप्त होंगे, रसायनों का उपयोग कम होता है। लागत में काफी कम होगी, लागत भी है वहां पर कम होगी अपन को। फिर अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि वनों की कटाव को बढ़ावा देता है, वनों की कटाव को बढ़ावा देता है यानी कि वनोन्मूलन, वनोन्मूलन की प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। वनों की कटाई के कारण अनेक वन्य जीव घर विहीन हो जाते हैं। जो वन्य जीव होते हैं उनका तो घर ही क्या होते हैं, वन ही होते हैं, तो वो है घर विहीन हो जाते हैं। उसके कारण है जैव विविधता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जो बायो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके अंदर है वो कमी आती है। भूसरण की संभावना बढ़ जाती है। भूसरण यानी कि
मर्दा अपर्दन अपन बोलते हैं, जिसको मर्दा कटाव कह सकते हैं। तो मर्दा कटाव की समस्या में क्या होता है, भूसरण या जो मर्दा कटाव होता है, उस मर्दा कटाव में वृद्धि हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, कृषक समूह का स्थायी बसेरा नहीं होता है। जो कृषक समूह होते हैं उनका कोई स्थायी बसेरा नहीं होता है। तो ये हो गई अपने स्थानांतरित खेती। अब अपना है पांचवा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर की अपन बात करने वाले हैं एलाइड एंटरप्राइज एंड देयर इंपॉर्टेंस, टूल्स फॉर डिटरमिनिंग प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इन क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। यानी कि उद्यम और उनका क्या महत्व है, उनके बारे में इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं। संबंध उद्यम, जिन्हें माध्यमिक या पूरक गतिविधियों के रूप में भी जाना जाता है, किसी भी गैस फसल या गैस संबंध पशुधन गतिविधियों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें किसान अपने प्राथमिक कार्यों के साथ साथ करते हैं। संबंध उद्यम किसको बोलते हैं, एलाइड एंटरप्राइज यानी संबंध उद्यम। संबंध उद्यम कैसे होते हैं, जो प्राथमिक या पूरक गतिविधियों के साथ में करते हैं। क्या करते हैं, प्राथमिक या पूरक गतिविधियों के साथ में करते हैं। जैसे अपन की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वर्मी कंपोस्ट बेड हो गई, उसके अलावा गोबर गैस प्लांट हो गए। ये होते हैं अपने जो एलाइड एंटरप्राइज होते हैं, संबंध उद्यम होते हैं, जिसको अपन संबंध उद्यम के नाम से जानते हैं। जैसे गोबर गैस की मैं बात करूं, गोबर गैस प्लांट की, तो पशुओं के गोबर से है वो ऑर्गेनिक मटेरियल अपन को प्राप्त होता रहता है, उससे वो ईंधन का निर्माण करता है, गोबर गैस प्लांट हो गई। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बेड बनाते हैं, वो हो गया। तो ये सब अपने होते हैं संबंध एंटरप्राइज। ये गतिविधियां आय विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आय की अपन को विविधीकरण या आय का जो अपना विविध रूप से प्राप्त होती है, उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, कीट नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं। जो एलाइड एंटरप्राइज होते हैं, जो अपने संबंधी उद्यम होते हैं, इनसे अपन को क्या है, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, कीट नियंत्रण होता है, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं। कुछ उदाहरण की मैं बात करूं तो पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री। कौन सा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसको अपन कृषि वानिकी बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कृषि वानिकी क्या होता है, इसके अंदर अपन ने जो फसल उत्पादन के साथ में पेड़ों को भी है उगाते हैं। कृषि वानिकी एक ही भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ में उगाने की प्रथा है। और जब अगर अपन पेड़ और फसल को एक ही साथ में उगाते हैं, एक ही भूमि पर उगाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से वो जानते हैं। यह जैव विविधता को बढ़ाने, पशुओं के लिए छाया और आश्रय प्रदान करने, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करने में मदद करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या क्या लाभ होता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री से वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि होती है, पशुओं के लिए वो छाया की प्राप्ति हो जाती है, उनको पशुओं के लिए आश्रय प्रदान मिल जाता है, आश्रय प्राप्त हो जाता है, और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, मिट्टी की फर्टिलाइजर कैपेसिटी में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया एग्रो फॉरेस्ट। क्या होता है कि जो फसलें होते हैं, फसल के साथ में पेड़ों का भी खेती करना, पेड़ों के साथ में फसल उत्पादन करना। अगला हो गया अपना बागवानी या हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर या बागवानी की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बागवानी से तात्पर्य फल, सब्जी और फूलों की सजावटी की खेती करना है। बागवानी से क्या तात्पर्य है, बागवानी से तात्पर्य है कि फूलों, सब्जियों, फलों और सजावटी पौधों की खेती करने से है। बागवानी छोटे किसानों के लिए एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। जो छोटे जोत के किसान होते हैं, उनके लिए बागवानी एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। खासकर शहरी और उप शहरी क्षेत्रों के किसानों हेतु, जो शहर के नजदीक किसान हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार है, लाभ प्रदान करने वाले हो सकते हैं। अगला है मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एपीकल्चर। ध्यान रखना, मधुमक्खी पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन। मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन की मैं बात करूं तो मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन से परागण और मधुमक्खी के प्राप्त मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे अन्य उत्पादों के लिए मधुमक्खी कॉलोनियां संबंधित है। जो मधुमक्खी की कॉलोनी होती है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उससे अपन को मोम प्राप्त होती है, रॉयल जेली प्राप्त होती है, अनेक प्रकार के प्रोपोलिस प्राप्त होते हैं। उसके साथ में अपन को शहद की भी प्राप्ति होती है, जो हनी होता है उसकी प्राप्ति होती है। उसके अलावा जो मधुमक्खी होती है, ये एक परागण क्या करते हैं, पर परागण में सहायक होता है। मधुमक्खी है वो पर परागण की क्रिया में सहायक होती है, जिससे फसल की उपज में वृद्धि होती है। अगला है मत्स्य पालन।
जो मछली पालन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन, या जिसको पिसिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर, मत्स्य पालन या पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में मछली और अन्य जलीय जानवरों का प्रजनन, पालन और कटाई शामिल होती है। पिसिकल्चर में क्या करते हैं? मत्स्य पालन में मछली तथा जो अन्य जंगली जो जलीय जानवर है उनका प्रजनन करना, उनका पालन करना और उनकी कटाई करना। यह किसानों के लिए प्रोटीन और आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है। जो पिसिकल्चर है यह किसानों के लिए प्रोटीन और अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो अगला है अपना डेयरी। डेयरी उत्पाद की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, डेयरी में फार्मिंग में दूध, मक्खन, पनीर, डेयरी उत्पादों के लिए मवेशियां, अन्य उत्पादक जानवरों का पालन पोषण है शामिल होता है। डेयरी उत्पाद की मैं बात करूं तो इसमें अपन को दूध तथा दूध से संबंधित जो अन्य उत्पाद होते हैं वो प्राप्त होते हैं। फिर है अपना मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में क्या होता है? मुर्गी पालन में अपन को मुर्गी से मांस, अंडे, पंखों के लिए मुर्गियां, बत्तख और टर्की जैसे पालतू पालना शामिल होता है। फिर होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग अपन ने बात की थी, वर्मी बेड वगैरह लगाना। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं अपन? केचुए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? केचुए का प्रयोग करते हैं। केचुए को है वो किसान का मित्र भी कहते हैं, इसको प्राकृतिक हलवा के नाम से भी जानते हैं। कचरे को खाद, ये जैविक कचरे को खाद बनाने की प्रक्रिया होती है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्टिंग किसको बोलते हैं? कि केंचुए के माध्यम से जैविक कचरा होता है अपना, उसको खाद में कन्वर्ट करना, ऑर्गेनिक पदार्थ को खाद में बदलना अपना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। यह अपशिष्ट को कम करने, मिट्टी की उर्वरकता को सुधार करने, अपशिष्ट को कम हो जाएगा, जो अपना ऑर्गेनिक अपशिष्ट है उसको कम करेगा, भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसमें वृद्धि करेगा, किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत है वो प्रदान कर सकता है। उसके बाद में अगला है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कौन से ऊर्जा स्रोत? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया, जैसे सौर हो गई, पवन हो गई, बायोमास नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। सौर ऊर्जा हो गई, पवन चक्की वगैरह जैसे अपन को लाइट वगैरह प्रदान होती है, प्राप्त होती है। बायोमास ये है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इससे गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पर उपलब्ध जो अपनी निर्भरता है वो क्या होती है? कम होती है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अपनाने से गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है उनके ऊपर निर्भरता है वो कम होती है, और आय का क्या होता है? एक अतिरिक्त साधन है अपन को प्रदान होता है। अगला है अपना इंपोर्टेंस या महत्व। जो अपन अभी पढ़ रहे थे, संबंधी उद्यमी पढ़ रहे थे अपन, एंटरप्राइज पढ़ रहे थे, एलाइड एंटरप्राइज, इनका क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनका संबंध उद्यम या द्वितीय गतिविधियां कई कारणों से महत्वपूर्ण होती है। तो पहला है इसमें आय का विविधीकरण। पहला इसमें कौन सा इंपॉर्टेंस है? आय का विविधीकरण। किसानों के लिए आय एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। आय का क्या है? जो सेकेंडरी एंटरप्राइज होते हैं ये आय का अतिरिक्त स्रोत होता है। कृषि उत्पादन मौसम या बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन हो जाता है। अगला है मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। वर्मी कंपोस्ट बेड वगैरह लगाते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसमें वृद्धि करता है। कुछ संबंध उद्यम जैसे कृषि वानिकी, वर्मी कंपोस्ट है, ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं। कृषि फसल उत्पादकता में सुधार हो सकता है और सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। जो संश्लेषित उर्वरक होते हैं उनकी आवश्यकता अपन को क्या होती है स्टूडेंट्स? कम पड़ती है। अगला है कीट प्रबंधन या इंसेक्ट मैनेजमेंट। कुछ संबंध उद्यम जैसे मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन कृषि फसलों के कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मधुमक्खी पालन और जो मत्स्य पालन है ये फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण में प्रभावी होते हैं। मधुमक्खियां फसलों को परागित कर सकते हैं और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, कीड़ों को खा जाती है, उससे भी है वो कीटों का प्रबंधन होता है। उसके बाद में अगला है पोषक तत्वों का चक्रण। पोषक तत्वों का क्या होता है स्टूडेंट्स? चक्रण होता रहता है। पोषक तत्वों के चक्रण की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? डेयरी और मुर्गी पालन के जैसे संबंध उद्यम कृषि प्रणाली में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण में मदद करते हैं। जैसे खाद का उपयोग अपन फसलों में उर्वरक के रूप में कर सकते हैं और सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। उसी प्रकार मिट्टी स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और जो अपन को फसल का जो अवशेष प्राप्त होते हैं, भूसे वगैरह, ये अपन है वो पशुओं को खिलाने में काम में ले सकते हैं। अगला है जैव विविधता में कमी, जैव विविधता में वृद्धि, कमी नहीं वृद्धि, बायोडायवर्सिटी में वृद्धि। संबंध उद्यम विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करने, खेतों पर जैव विविधता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि होती है, कृषि प्रणालियों के लचीलेपन में सुधार होता है और परागण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसे अतिरिक्त लाभ अपन को वो मिल जाते हैं। उसके बाद में ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा किसानों को अपने खेतों पर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पर इनकी निर्भरता को क्या करते हैं, कम करते हैं और उनके कार्बन पद चिन्ह को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अपना ये जो पांचवा टॉपिक था संबंधित उद्यम और उसका इंपॉर्टेंस, उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि मुख्य रूप से संबंधित उद्यम या सेकेंडरी एंटरप्राइज कौन कौन से हो सकते हैं और उनके क्या क्या लाभ है, उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब अपना जो अगला चैप्टर रहने वाला है वो छठा चैप्टर रहेगा। कौन सा रहेगा चैप्टर स्टूडेंट्स? 6th चैप्टर है वो अपना रहने वाला है। अब मात्र 2 चैप्टर पीछे बचे हैं। अब बात करने वाले हैं अपन छठे चैप्टर के बारे में। अगर मैं 6th चैप्टर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 6th चैप्टर में क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, जो अपन स्थायी कृषि होती है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है और इसके इम्पैक्ट है वो कृषि के ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में अपन ने वो बात करने वाले हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। स्थायी या फिर इसको अपन टिकाऊ कृषि बोलते हैं। हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 70% भाग है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कृषि पर निर्भर होता है। जो भारत का 70% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनको अधिक यूज लिया गया। उपयोग से कृषियों को व्यवसायिक प्रदान है। जो स्वतंत्रता के प्रदान अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के साधन, पादप रक्षा, इन सभी की है अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप में उपयोग किया गया। अगला है स्थायी प्रणाली का अर्थ ऐसी प्रणाली से है जिसे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो। स्थायी प्रणाली, यहाँ जो सस्टेनेबल सिस्टम होता है उसका अर्थ क्या होता है, ऐसी प्रणाली से है जिससे अपन को उत्पादन क्या हो, लगातार वृद्धि हो, उत्पादन में लगातार वृद्धि हो। अब बात करते हैं अपन स्थायी कृषि की आधुनिक अवधारणा है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मॉडर्न कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, आधुनिक अवधारणाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। स्थायी कृषि का अभिप्राय कृत्रिम उर्वरक एवं कृषि रसायनों पर न्यूनतम सीमा तक आश्रित रहकर कृषि के ऐसे स्वरूप से है जिसमें जीवाश्म खादों, न्यूनतम भू परिष्करण, संचय चक्र, जैव उर्वरक एवं जैविक पौध संरक्षण विधियां उपयोग में लाई जाती है। स्थायी कृषि में क्या करते हैं कि जो कृत्रिम उर्वरक और कृत्रिम रसायन है इसका तो उपयोग कम से कम करना, उसके बदले में जो जैविक खाद है, जीवाश्म खाद है उनका, और न्यूनतम जो भू परिष्करण की क्रिया को न्यूनतम करते हुए सस्य फसल चक्र, जैव उर्वरक, जैविक पौध संरक्षण की विधियों का वो उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते अपन स्थायी कृषि के अन्य नाम। स्थायी कृषि के अन्य नाम की मैं बात करूं तो अपन को स्थायी कृषि को और किस किस के नामों से जानते हैं उनकी मैं बात करूं तो स्थायी कृषि को अपन टिकाऊ कृषि, रक्षणीय कृषि, पारिस्थितिकी कृषि या पारिस्थितिकी खेती, जीवांश खेती, प्राकृतिक, कार्बनिक और सुसंगत के नाम से जानते हैं। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, अपनी स्थायी कृषि होती है, उसको अपन टिकाऊ खेती, रक्षणीय खेती, पारिस्थितिकी खेती, जीवांश खेती, प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती और सुसंगत कृषि के नाम से वो जानते हैं। अब अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि इसकी क्या परिभाषा है। इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें स्टूडेंट्स तो प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखने या उसमें सुधार करते हुए मानव की बढ़ती आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना ही स्थायी कृषि कहलाता है। परिभाषा को अपन दोबारा देखते हैं कि स्थायी कृषि क्या है। स्थायी कृषि में क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो अपने नेचुरल संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनकी गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखना है, उनकी जो क्वालिटी है उनको स्थिर बनाए रखते हुए उसमें सुधार करते हुए मानव की जो बढ़ती आवश्यकताएं हैं उनका संतोषजनक पूर्वक से उपलब्धता और संसाधनों का सफलतापूर्वक क्या करना, उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये स्थायी कृषि कहलाता है। ये आईसीआर के अनुसार है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब और पढ़ते और अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने सस्टेनेबल की कौन कौन सी परिभाषाएं दी।
इक्रिसेट जो हैदराबाद के अंदर संस्थान है, उसके अनुसार कृषि एक प्राकृतिक संसाधनों का सफल प्रबंधन करना, कृषि के प्राकृतिक संसाधनों का सफल प्रबंधन करना और निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि करना, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही पर्यावरण में सुधार हो और प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल या स्थायी कृषि बोलते हैं। उसके बाद में अलग वैज्ञानिक आए थे अपने एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार बदलते पर्यावरणीय कारक अर्थात घटती तापमान में वृद्धि, बदलते हुए पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें धरती के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी, ओजोन परत में क्षति आदि उत्पन्न नई विषमताओं को टिकाऊपन देने के साथ साथ दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न पूर्ति के लिए उत्पादकता के स्तर में क्रमागत वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है, स्थायी खेती कहलाता है। अब बात करते हैं अपन टिकाऊ कृषि की और अलग कौन सी परिभाषाएं, जो एक हार्डवुड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि टिकाऊ कृषि खेती का वो रूप है, क्या टिकाऊ कृषि खेती का वह रूप है जिसमें भावी पीढ़ी के संसाधनों को बिना कोई क्षति पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। टिकाऊ कृषि खेती का वह रूप है जिसमें जो भावी पीढ़ी के संसाधन होते हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाए बिना आधुनिक पीढ़ी के संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह होता है टिकाऊ कृषि। और ये टिकाऊ या स्थायी कृषि का जो एक अपने पास डायग्राम है, उसकी अगर अपन बात करें टिकाऊ या स्थायी कृषि, तो टिकाऊ या स्थायी कृषि की बात करूं तो इसको तीन अलग अलग भागों में बांटा गया। आर्थिक जीवनता के आधार पर, सामाजिक स्वीकार्यता और वातावरणीय पूर्णता। आर्थिक जीवनता की मैं बात करूं तो इसमें लागतों का इष्टतम उपयोग करना चाहिए, सब्सिडी अपन को प्राप्त होती है, यह आय वितरण हो गया कि लाभ में लागतों का इष्टतम उपयोग और सब्सिडी वगैरह। फिर अगर मैं बात करूं वातावरणीय पूर्णता की, तो इसमें प्रदूषण नियंत्रण होता है, जैसे भूमि एवं जल की गुणवत्ता क्या क्या होता है, संरक्षण होता है, भूमि संरक्षण होता है, भूसरण में नियंत्रण होता है, यानी कि जो भूमि का अपर्दन होता है उसमें नियंत्रण होता है, विलुप्त प्रजातियां जैव विविधता संरक्षण, इनमें क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ये आपको ये डायग्राम याद कर लेना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। जो अपन बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है संश्लेषित रसायनों का न्यून प्रयोग, जो सिंथेटिक केमिकल होते हैं इनका कम से कम प्रयोग करना, समेकित या एकीकृत कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन पर जोर देना। जो अपन आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इनका है वो बढ़ावा देना। उसके अलावा जीवांश कार्बनिक खादों का अधिक प्रयोग करना, जीवांश और जो कार्बनिक खाद है इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना। उसके अलावा और अपन बात करें तो भूमि व जल संरक्षण क्रियाओं का अनुपालन करना, समुचित फसल चक्र का उपयोग करना, ये होते हैं इसके उद्देश्य। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी अपन को आवश्यकताएं रहती है, जो अपनी कृषि में स्थायित्व हेतु आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है उसकी बात करें अगर अपन कि कृषि के स्थायित्व के लिए अपन को कौन कौन सी आवश्यकताएं रहती है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, भूमि का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग होता है, सुधरी हुई उत्पादन पद्धति होती है, आवश्यकताएं घटक तकनीकी अपन उपयोग करते हैं, सामाजिक सुरक्षा मिलती है होती है। तो ये होती है इसके स्थायित्व हेतु जो आवश्यकताएं होती है वो ये है। टिकाऊ कृषि के उत्पादन कौन कौन से है, वो टिकाऊ कृषि के उत्पादन है टूल्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। जो अपन टिकाऊ कृषि के बढ़ावा देने के हेतु कौन कौन से अपन है टूल्स से उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें पहला है न्यूनतम भू परिष्करण। क्या है स्टूडेंट्स, न्यूनतम भू परिष्करण। क्या भूमिगत ऊर्जा अर्थात संचित क्षेत्र ईंधन को दोहन से बचाए रखने हेतु तथा वातावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए न्यूनतम भू परिष्करण अपनाते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण में क्या करते हैं, इससे वातावरण का प्रदूषण कम होगा और जो अपना ईंधन की खपत है वो भी कम होगी। अगला है जैव उर्वरकों का उपयोग। जैव उर्वरक के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता है वो कम होगी। उसके अलावा और अपन बात करें तो कार्बनिक खादों का प्रयोग, इससे भी रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होगी और भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता हेतु जीवांश खादों का प्रयोग करने से उसकी उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और जैविक गुणों में भी वृद्धि होगी। उसके बाद में है फसल विविधीकरण तथा पुनः चक्रण। फसल विविधीकरण तथा फसल चक्रण सीमित पारंपरिक फसलों एवं फसल चक्रों में परिवर्तन करने से अनेक प्रकार की फसलों का समावेश कर
जैव विविधता और आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। भूमि की उत्पादन क्षमता के अनुसार फसलों का चयन करने के प्रयोग करने से अधिकतम अपन को सदुपयोग प्राप्त होता है और लंबी अवधि के तक अपन को विकार पैदा नहीं होते। अगला है भूमि उपयोग दक्षता या क्षमता के अनुसार फसल चयन करते हैं। भूमि में जिस लायक होती है उसी लायक उसमें है वो फसल उगानी चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगला है जैविक व्याधि जीव नियंत्रण करते हैं। व्याधि जैसे कीट हो गया, खरपतवार हो गया, रोग हो गया, इनका है रसायनों के स्थान पर जैव व्याधि जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग करते हैं। कृषि क्रियाओं में जैव ईंधन का है वो कम उपयोग करते हैं। अकार्बनिक खादों के स्थान पर कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं। खेत में जल संरक्षण करते हैं, जिससे भूमिगत जल का दोहन होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। खेत के अंदर अपन फार्म फोर्ड वगैरह बना लेते हैं तो अपना जो भूमिगत जल है उसका दोहन क्या होगा, न्यूनतम होगा। अकार्बनिक मृदा सुधारकों द्वारा भूमि का क्या करते हैं अपन, भूमि सुधार करते हैं। और जल मग्न तथा लवणीय नियंत्रण के लिए नियंत्रित सिंचाई का अपन प्रयोग करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं 7th चैप्टर के बारे में। आज की क्लास का अपना जो लास्ट चैप्टर रहने वाला है टॉपिक है वो है 7वां टॉपिक। 6 टॉपिक अपन ने बात कर लिया, ये है 7वां टॉपिक। 7वें टॉपिक में बात करूं तो 7वां टॉपिक है अपना इंडिकेटर्स एडेप्शन मिटिगेशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, इसमें निरंतरता किस प्रकार से बनती है, अनुकूलन कौन कौन से है, उनका मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, उनकी अपन बात करने वाले। पहले मैं बात करूं एडेप्शन या इसके नियंत्रण की बात करूं तो कृषि विकास दर में गिरावट आती है, कारक उत्पादकता में गिरावट, खाद्य उत्पादन में स्थिरता और गिरावट, बढ़ता कुपोषण, शुद्ध खेती हेतु क्षेत्र की कमी, ये होती है इसकी क्या होती है, निरंतरता के कारण होते हैं। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, उत्पादन की बढ़ती लागत, कम कृषि आय और बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये होते हैं इसके एडेप्शन। कौन कौन से, कृषि विकास की दर में गिरावट आती है, कारक उत्पादकता में गिरावट आती है, खाद्य उत्पादन में स्थिरता और गिरावट आती है, बढ़ता हुआ कुपोषण है, शुद्ध खेती के हेतु क्षेत्र की कमी होती है, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण है, भूजल स्तर में गिरावट है, उत्पादन की बढ़ती हुई लागत, कम कृषि आय और बढ़ती हुई बेरोजगारी। उसके अलावा है कौन कौन से संकेतक है और उनका प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना चाहिए। कौन कौन से संकेतक है, इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो पहला है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अपन कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करना चाहिए। नाइट्रोजन चक्कर विशेष रूप से तब अपनाना चाहिए जब अनाज के साथ फलियों का उपयोग किया जाए, तो नाइट्रोजन चक्र अपनाना चाहिए। फास्फोरस सल्फर और पोटेशियम सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है कटाव। कौन सा है, कटाव। जो मृदा का कटाव होता है उसके लिए वनस्पति आवरण, वृक्षों के साथ में ठूंठ भी है वो शामिल होते हैं। मृदा सतह आवरण हवा और पानी के कटाव को रोकने के लिए 30% पर्याप्त है। फिर है उत्पादकता और उपज या गुणवत्ता। तो जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, चारागाह संरचना में सुधार, आनुवंशिक आधार का अपन है वो रख रखाव करते हैं। उसके बाद में और बात करूं तो मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना की मैं बात करूं तो घुसपैठ है वो अच्छी तरह से होती है, यानी कि जो पारंगम्यता है मृदा वायु और जो वातावरणीय वायु है इनके बीच में आदान प्रदान आसानी से रहता है। स्थिरता है वो इनमें बनी रहती है। जल भराव और संघनन जैसी क्रियाएं वो आसानी से होती है। फिर है ऊर्जा दक्षता में संपूर्ण कृषि प्रणाली ऊर्जा के इनपुट को है वो ध्यान रखा जाता है। और जैविक कारक में बात करूं तो मृदा, सूक्ष्म वृद्ध वनस्पति जीव, पशु स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य और कीटों का प्रबंधन है वो करते हैं। फिर फार्म प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो इसमें एक अच्छे संकेतक को समझने के लिए किसानों को अपनी तकनीकी प्रणालियों में समानता लानी होगी। तो ये होते हैं अपने इसके कारक और उसका किस प्रकार से अपन है वो प्रबंधन का पहलू कौन कौन से है उनके बारे में अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं माइटिगेशन या संतुलन की। किसकी बात करते हैं, माइटिगेशन या संतुलन की बात करते हैं अपन। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाता है और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाने के रूप में परिभाषित किया गया है। संतुलन में क्या करते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उनको कम किया जाता है और उनको कम करने के लिए अपन कौन कौन से कदम उठाते हैं उनके बारे में बताया गया है। कि किसी भी अवांछनीय घटना के घटित होने वाली हानि को कम करता है। क्या होता है, कोई किसी भी कारण अवांछनीय घटना के कारण जो घटना के घटित होने से जो हानि होती है उसको कम करता है। अगला मैं बात करूं तो ये किसी व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है ताकि अनावश्यक घाटे से बचा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइटिगेशन की। तो इसमें पहला है रिस्क एक्सेप्टेंस, उसके बाद में है रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क लिमिटेशन और रिस्क ट्रांसफर। जो अवांछनीय घटनाओं के कारण जो घटित होने से जो अपनी हानि होती है उसको कम करने के लिए अपन वो माइटिगेशन करते हैं। तो आज है अपन ने चैप्टर 2 से 7 तक टॉपिक है वो पढ़ लिए। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्लास कैसी लगी है वो अपना रिव्यू जरूर दें। अगर कोई भी चीज आपको टॉपिक है वो कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो सेकंड ईयर के अपने जितने भी सेकंड सेमेस्टर के जो अपने जितने भी जूनियर है उनको बता दीजिए कि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर है वन शॉट क्लासेज है वो जल्दी अपलोड की जाएगी। यानी कि अगर अभी तक कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए वन शॉट क्लासेज जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट्स है वो है अपलोड की जाएगी। तो वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, उनको इस बारे में वो जानकारी जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।